अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह ढेरों ढेर खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, आपको पता है कि जैसा कि फर्स्ट सेगमेंट फर्स्ट हाफ के अंदर हमने वेदर के हवाले से अपडेट्स जो हैं वो अपने नाज़रीन को देनी होती है। बहुत सारे लोग नज़रें जमा के बैठे होते हैं कि जनाब आज वेदर की सूरत हाल क्या होगी, महकमा मौसमियात का इस हवाले से क्या कहना है, क्या बादल बरसेंगे या फिर सूरज मियाँ शहर फैसलाबाद को आंखें दिखाएंगे। इन तमाम तर सूरत हाल के हवाले से जानेंगे, लेकिन टुडेज वेदर के अंदर फसी हैदर हमारे साथ मौजूद होंगे। फसी, बताइएगा आज मौसम की सूरत हाल कैसी रहेगी? जी बिल्कुल, सूरज ने जो है वो आंखें दिखाना शुरू कर दी है और जैसे जैसे माह जून गुजरता जा रहा है, गर्मी की शिद्दत में भी जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है और सुबह के वक्त ही जो है वो जो सूरज है उसकी जो तपिश है वो महसूस की जा सकती है। जहां तक दर्जा हरारत है, तो दर्जा हरारत की बात की जाए तो महकमे मौसमियात की जानिब से कम दर्जा हरारत आज 30 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 43 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी की तनासब की बात की जाए तो हवा में नमी का तनासब 51% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवाएं जो हैं वो 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। महकमा मौसमियात का मजीद ये भी कहना है कि आइंदा 24 घंटों में बारिश का किसी भी किस्म का इम्कान मौजूद नहीं, अलबत्ता आइंदा आने वाले दिन भी यूं ही गर्म रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया फसी, आप सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। शहरी जो हैं अब भी इस हवाले से मुंतज़िर हैं कि कब महकमा मौसमियात की तरफ से जो वेदर है उसकी ऐसी अपडेट्स दी जाएं कि बारिश होगी, ठंडी हवाएं चलेंगी और काली घटाओं का राज होगा शहर फैसलाबाद पे। लेकिन आने वाले दिनों में शायद ये बात जो है वो आपको सुनने को मिले। फिलहाल तो जनाब गर्मी चल रही है और टका के चल रही है। मैंगोज़ का सीज़न भी आ चुका है और बहुत सारे लोग इस गर्मी को भरपूर एंजॉय करने के लिए अब मैंगो पार्टीज़ का एहतमाम कर रहे हैं। तो जनाब आप भी अपने घरों में रौनकें लगाएं। हमारा कहा जाता है कि ये कौमी फल एक किस्म का कहा जाता है और फलों का बादशाह जो है उसे सफ़ेद चौंसा कहते हैं, वो भी लोग बड़ा पसंद करते हैं। तो लोग अपने तरीके से इस मौसम को एंजॉय करते हैं, तो आप लोग भी कर सकते हैं। कच्ची लस्सी बनाएं, साथ में ठंडे आम करें और पूरा एंजॉय करें। गर्मी तो क्या है, ये आती जाती रहती है। आगे बढ़ते हैं जनाब, जैसा कि आपको पता है कि हमने इश्यूज़ को हाईलाइट करना होता है और हमारे शहर के जो अहम इश्यूज़ होते हैं उसके ऊपर डिस्कशन भी करनी होती है। तो आज जिस टॉपिक को हमने चूज़ किया उसमें हाई कोर्ट के हवाले से हम खास तौर पे हाई कोर्ट बेंच का क़याम जो शहर फैसलाबाद के अंदर होना था लेकिन अब तक नहीं हुआ, वकला की जानब से भरपूर कोशिश की जाती है। तो और इसके अलावा अगर देखा जाए ये हमारे शहर का वाहिद मसला था जिसमें तमाम जमातों के पॉलिटिशियंस, हमारी तमाम ताजर बरादरी, हमारे तमाम वकला, इवन हर सोसाइटी का हर बंदा जो है वो इस इशू के ऊपर एक पेज के ऊपर नजर आया। और हड़ताल जो वकला की जानब से की गई थी, गुज़श्ता कई बार की गई, सालों के अंदर, महीनों के अंदर, और उसमें भरपूर शिरकत जो है एक आम शहरी ने भी की, शहर की मरूफ शख्सियात ने भी की। लेकिन उसका रिजल्ट जब हम देखने को आते हैं, रिजल्ट उस तरह से नहीं हमें मिलता जैसे मिलना चाहिए। इस पर शायद कहा जाता है कि फोकस ही नहीं किया जाता। और फोकस क्यों नहीं किया जाता, क्या इश्यूज हैं इसके पीछे, कौन हैं जो फैसलाबाद हाई कोर्ट को रोक रहे हैं? तो इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए आज जो गेस्ट हमने मदू कर रखे हैं उनके साथ मैं आपका तारुफ करवा दूं। हमारे साथ हाशिर वड़ाइच हमारे कोर्ट रिपोर्टर मौजूद हैं। तो हाशिर, आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। और उनके साथ साथ कैसर नज़ीर शाही साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, फॉर्मर प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद के और बड़े ज़बरदस्त वकील भी हैं। तो आपको जनाब वेलकम करते हैं हम शो के अंदर। तो हाशिर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हाशिर, क्या इशू है, क्यों फैसलाबाद हाई कोर्ट जो है उसकी बेंच की तश्कील नहीं दी जा रही? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया हनान भाई। दूसरा, जिस तरह आपने बात की कि अभी तक जो बेंच है वो क्यों नहीं बन सका, और अपने इंट्रोडक्शन में भी आपने कहा कि कौन लोग हैं वो नहीं बनने देते, तो अभी मेरी इस वाले से जितने भी वकला से बात होती है वो सबसे पहले तो यही कहते हैं कि जो लाहौर वाले वकला हैं वो नहीं चाहते कि फैसलाबाद में जो लाहौर हाई कोर्ट का बेंच है वो बने, क्योंकि अगर फैसलाबाद में बेंच बनेगा तो ज़ाहिर बात है उनका भी काम जो है थोड़ा ख़राब होगा, क्योंकि मेरे हाल में 50% से ज़्यादा जो केसेस इस लाहौर हाई कोर्ट में होते हैं वो फैसलाबाद डिवीजन के होते हैं।
तो ज़ाहिर सी बात है उनका जो 50% केसेज हैं वो इधर फैसलाबाद मुंतकिल हो जाएंगे, तो उनका भी जो काम है वो बंद हो जाएगा। और दूसरा बात जो लोग हैं वो ये भी कहना शुरू कर गए हैं कि जो वकला हैं उनकी जानिब से अब जिस तरह पहले हड़तालें की जाती थी इस मामले को हाईलाइट करने के लिए, तो उसमें शायद अब थोड़ी कमी आ गई है। जो वकला हैं वो शायद इस बात को समझ चुके हैं कि अब फैसलाबाद के अंदर जो हाई कोर्ट का बेंच है वो शायद इतनी जल्दी नहीं बन सकता हड़तालें करके या इस तरह के मामला करके। तो ये इस तरह की चंद वजूहत हैं, लेकिन मेन वजूहत जो हैं वो यही बताई जाती हैं कि जी लाहौर वाले जो वकला हैं वो नहीं बनने देते यहाँ पर बेंच, क्योंकि उनकी भी सबसे बड़ी रीज़न यही है कि उनका भी जाहिर सी बात है उनके पास क्लाइंट आते हैं तो उनका काम चल रहा है। तो जहाँ पे जब 50% केसेज जो हैं वो यहाँ पे फैसलाबाद मुंतकिल हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कम से कम उनका जो काम है वो भी आधा होगा। लेकिन इसके अगर नुकसानात की बात की जाए तो नुकसानात इसके बहुत ज़्यादा हैं। एक तो फैसलाबाद के जो साइलिन है उनको भी एक नुकसान ये हो रहा है कि उनको यहाँ से स्पेशल लाहौर हाई कोर्ट में जाना पड़ता है पेश होने, और इसके साथ साथ जो हमारे नौजवान वकील हैं उनके लिए बहुत सारे इसमें मसाइल पैदा होते हैं, क्योंकि उनके पास अब कोई भी नौजवान वकील जब अगर आता है तो उसको बहुत सारे माशी मसाइल का सामना होता है। तो उसके पास बाज़ औक़ात इतने पैसे भी नहीं होते कि वो यहाँ से प्रॉपर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में जाए, वहाँ पर पेश हो, वहाँ उसकी जो प्रैक्टिस है उसमें जो बेहतरी है वो आ सके। तो इस तरह के काफ़ी ज़्यादा जो मसाइल हैं, लेकिन सिर्फ एक हाई कोर्ट का बेंच जो है वो ना बनने के बायस यहाँ पर तकरीबन हर जो तबका है वो मुतासिर हो रहा है। यहाँ पर सीनियर जो वकला हैं वो मुतासिर हो रहे हैं, जूनियर वकला मुतासिर हो रहे हैं, जो सालीन है वो मुतासिर हो रहे हैं। तो यहाँ पर इवन यहाँ से अब लोगों को मियाँ वाली से भी लोगों को लाहौर जाना पड़ता है। तो जब इस तरह के मामला होंगे हाई कोर्ट का बेंच यहाँ पर बनेगा तो वो जो लोग हैं दूसरी डिवीजन से या दूसरे ज़िला से वो भी फैसलाबाद में आएंगे, तो जाहिर सी बात है इसमें जो हमारा शहर है उसका भी रेवेन्यू जनरेट होगा, तो हर तबके को इसका फ़ायदा होगा। लेकिन अब तक ये बन क्यों नहीं रहा, इसकी वजूहत एक ही सामने आती है कि लाहौर वाले जो वकला हैं वो नहीं बनने दे रहे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कैसर नज़ीर साहिब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। सर, आपकी नज़र में ये बेंच बनने में सबसे बड़ी रुकावट कौन है? नाम क्या है? कोई एक पर्सन है, बहुत सारे हैं, हुकूमत है या कोई और है? शुक्रिया सिटी 41 का और उसकी टीम का जिन्होंने हमें मदऊ किया इज़हार ख्याल के लिए। असल में सबसे पहले जो है, इससे पहले जो है हाई कोर्ट के बेंच के मामले से पहले थोड़ा सा ये अर्ज़ करता चलूँ कि हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सिविल कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, उसका तल्लुक़ है इंसाफ से, और इंसाफ रियासत का बुनियादी मौसर और मजबूत सतून है। और जिस माशरे में इंसाफ ना हो, इंसाफ के इदारे ना हो, उस माशरे में तवाज़न नहीं रहता, उस माशरे में इंतशार और बिगाड़ बढ़ जाता है। और हमारा जो इस्लामी फलाई ममलकत का जो आइन है वो बड़ा वाज़ेह है कि इंसाफ हो, दहलीज पे हो, सस्ता हो और स्पीडी हो। और वैसे भी जो है जिसको डिले हो जाए, ताख़ीर हो जाए, तो हम उसको कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो इसमें बड़ा वाज़ेह है। इसकी बाबत जो है अल्लाह के नबी का जो आखिरी खुतबा है ये पूरी दुनिया के अहम दस्तूरों में से एक दस्तूर है, जिसमें उन्होंने कानून, इंसाफ और कानून की हुक्मरानी का बेसिक जो पर्पज़ है और बेसिक जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियर कर दिया कि आप में से कोई बरतर नहीं है किसी अरबी को अजमी पे, काले को गोरे पे। अगर बरतरी है तो वो तकवा है। अब रहेगी बात हाई कोर्ट के बेंच की। इसमें अददी तौर पे और तारीखी तौर पे पिछले 2 दहाइयों से ज़ायद फैसलाबाद डिवीज़न के वकला इस एहतजाज के लिए सरगर्म है, और हमारा मुतालबा अभी तक ये है कि हमें हाई कोर्ट बेंच दिया जाए। अब इसमें मामला सर ये है कि सबसे पहले जो है 40% से ज़ायद केस फैसलाबाद डिवीज़न से मुतल्लिका जो हैं वो हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। उसमें हाई कोर्ट में साइलिन को हज़ारों मीलों का सफ़र करना पड़ता है, उसमें उनकी एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत ज़्यादा है, और जिसकी वजह से उनको एक तो इंसाफ में तख़ीर मिलती है, दूसरा उनको इकनॉमिक जो है वो बहुत सारी सफरिंग फेस करनी पड़ रही है। इसमें जो रुकावट है वो मैं नहीं समझता, जो आइन का जो मेमोरेंडम है पाकिस्तान बार का, सुप्रीम कोर्ट बार का और हाई कोर्ट बार का जो मेमोरेंडम है उसमें तो बड़ा वाज़ेह है कि इंसाफ होना चाहिए और इंसाफ होता नज़र भी आए, और इंसाफ की राह में ना तख़ीर बर्दाश्त की जाएगी और ना ही जो है सर इसकी बाबत कोई ऐसा इशू होगा। लेकिन इसमें चूँकि मसला ये है कि ये फैसलाबाद के बहुत सारे वज़रा स्टिल भी हैं, उससे पहले भी थे, और उनको चाहिए था फैसलाबाद डिवीज़न के लिए। और इसमें फैसलाबाद या बेंच का जो मैटर है इसमें लॉयर जो है वो बाद में आता है। इसमें जो स्टेक होल्डर है इसमें वो साइल है, जिसको हम आम शहरी कहते हैं, जिसको हम ये कहते हैं ये मजलूम है, इसको इंसाफ के इदारे मिलने चाहिए। तो वो स्टेक होल्डर और उसकी बाबत जो है वो फैसलाबाद ताजर जो तंजीमें हैं आपकी जो है सर, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और
फैसलाबाद के लॉयर अरसा दराज से इस स्ट्राइक पे हैं, इस एहतजाज पे हैं, लेकिन इसमें किसी न किसी बुनियाद पे जो इन्होंने किया कि जी लाहौर वाले वकील, मैं लाहौर वाले वकील जो है वो भी कानून से वाबस्ता लोग हैं, हमें किसी पे एतराज़ या तनकीद नहीं है, लेकिन मेरा एक सवाल है कि वो लाहौर वाले वकील अगर जितने भी ताकतवर और बासर होंगे, क्या रियासत की रिट से ज़्यादा अहम है? क्या रियासत ने इंसाफ आम शहरी को नहीं देना? क्या रियासत ने आम दहलीज तक इंसाफ नहीं पहुंचाना? असल में पूरी दुनिया का अगर आप मैप सर्वे करें तो उन तरक्की याफ्ता मुल्कों ने 3 चीज़ों पे फोकस करके वहां पे माशी और माशरती डेवलपमेंट हासिल की है। वो है तालीम, सेहत, इंसाफ और जो है। बिल्कुल आपकी मैं बात काट रहा हूँ, माजूद चाहूँगा, लेकिन आपने जब बात की कि कोई रियासत से ज़्यादा मजबूत है, तो मेरा ख्याल है उन्होंने रोका हुआ है सिस्टम अभी तक। अगर ना रोका होता तो वो फिर बन चुका होता। देखिए, ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, इस पर हम सरापा एहतजाज हैं और हमारा ये मुतालबा है। देखिए, हमने कानून को अब कानून के दायरे में रहकर एहतजाज किया है, स्ट्राइक की हैं और वकला ने अपनी माशी और माशरती नुकसानात बर्दाश्त किए हैं। हमने जो है सर इसकी बाबत जो है पूरे शहर को मदऊ भी किया, हमने ताजर तंजीमों को भी कहा, लेकिन चूंकि मामला जो है वो गवर्नमेंट, इसमें सियासी मामला भी बहुत सारे हैं जिसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है उसके जजेस का भी एक ऐसा रोल है, तो उसके मुताबिक जो है, और इसमें तकरीबन 1.5 से पौने 2 करोड़ फैसलाबाद डिवीजन के लोग हैं और फैसलाबाद जो है वो पाकिस्तान का मैनचेस्टर है और फैसलाबाद कराची के बाद दूसरा बड़ा शहर है जो टैक्स रेवेन्यू की कलेक्शन सबसे ज्यादा देता है। अब इस पे जो ये इंसाफ के हसूल के लिए हाई कोर्ट का बेंच जो है, ये मेगा प्रोजेक्ट नहीं है, कोई मोटरवे टाइप नहीं है जिसमें कसीर रकम जो है वो दरकार होगी। इसमें तो 2-3 जजेस काम करेंगे, उसके बाद उनका अमला होगा, कोई छोटी सी बिल्डिंग होगी, तो इसकी बाबत जो है, और वैसे भी जिस डिवीजन में हाई कोर्ट का बेंच होगा वहां के इदारे जो हैं वो कानून के मुताबिक फैसला करेंगे, वहां पे उनको खौफ होगा कानून का और कानून के इदारे का और हाई कोर्ट का। इस वजह से हमारे इस डिवीजन में बहुत सी कानूनी पेचीदगियां और बहुत से इदारे जो है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं और हठधर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं। अच्छा सर, अदारों को कैसे लिंक करते हैं आप हाई कोर्ट के साथ? हाई कोर्ट के आने से उन पे इम्पैक्ट किस तरह से पड़ेगा? क्या उनके खिलाफ कोई हाई कोर्ट कार्रवाई करेगा अगर वो ठीक भी काम इसमें जो अहम बात है वो सर ये है कि यहाँ पे चूंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सेशन जज है, एडिशनल सेशन जजेस हैं और मैजिस्ट्रेट है। चूंकि हाई कोर्ट सूबे की सबसे बड़ी अदालत है, वहां पे उसकी जो एफिकेसी है, उसकी जो रेट है और इसकी जो इन्फोर्समेंट है फैसलों की, उसका असर डेफिनेटली सेशन जज से ज्यादा होगा। और जहां पे हाई कोर्ट काम करती है तो वहां पे पुलिस जो है वो एक्साइज वाले जो है, FBI वाले या पर्सनल जो वायलेशंस है वो रिड्यूस होती है, क्योंकि जराइम की और इलीगैलिटी खत्म तो नहीं हो सकती, लेकिन उसका परसेंटेज जो है वो रिड्यूस हो सकता है, जिसके मुताबिक यहाँ पे अगर काम होगा तो लोगों की ज़ात के लिए बहुत सारी आसानियां जो हैं वो डेवलप। सर, बहुत सारे एहतजाज हुए, बहुत सारे काम किए कि हाई कोर्ट बेंच बन जाए, नहीं बन रहा, अब आगे क्या लाएं अमल? इसमें भी हमने तो जी देखे, ये कानून का और आईनी मसला है, हमने तो एहतजाज किया है और इसमें जो सहम से अब से जो मेरा एक सवाल है वो सर यह है कि वकला जो है वो 1.5-2 करोड़ में से तकरीबन 5 से 6 हज़ार, हमारी तादाद बहुत थोड़ी है। हाँ, सिविल सोसाइटी हमारे साथ शामिल हो, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया हमारे साथ शामिल हो, ताजर और ताजर की जितनी तंजीमें हैं वो हमारा साथ दें और गवर्नमेंट को इस एहतजाज का जो असर है वो उन तक पहुंचे और हमारी आवाज़ जो है वो एक तवाना और मजबूत आवाज़ के तौर पर ऐवानों तक पहुंचे, ताकि ये बुनियादी इंसानी मसला है, इसमें किसी किस्म का कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके मुताबिक ये कहा जा सके। तो इसके मुताबिक पूरे शहरियों से भी, पूरे वकला से भी जो है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान बार से, हाई कोर्ट बार से और प्रोविंशियल बार से हमारा जो है वो मुतालबा भी है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी, वज़ीर आला से भी, वज़ीर आज़म से भी हमारा ये मुतालबा है कि फैसलाबाद के शहरी इस बुनियादी इंसानी हकूक़ से और हकूक़ से वाबस्ता अदालतों से और इंसाफ से वाबस्ता जो है जो ऑर्गन्स ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट है उससे हमें क्यों महरूम किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाशिर, आखिर फैसलाबाद हाई कोर्ट के पीछे क्योंकि इश्यूज तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर ये बन जाता है तो आपको नहीं लगता कि वो सारा रेवेन्यू जो लाहौर जाता है, लाहौर के वकला को जाता है, वो फैसलाबाद के वकला को आएगा?
जी बिल्कुल, ज़ाहिर सी बात है, जिसमें क्योंकि यहाँ पर हमारे, अब जिस तरह उन्होंने बात की 6000 वकला हैं यहाँ पर फैसलाबाद बार की अगर हम बात करें तो इनमें मेरे ख्याल में मैक्सिमम 500 ऐसे होंगे जो लाहौर हाई कोर्ट में पेश होते होंगे, बाकी जो सारे हैं वो इधर ही अपना काम कर रहे हैं, इधर से रोजी रोटी कमा रहे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है जब बेंच यहाँ पर बनेगा तो खसूसन जो नौजवान वकला हैं, क्योंकि अगर कोई भी वकील या कोई भी हम शोबा ले लें तो उसमें जब भी कोई नए लोग आते हैं तो वो जितना काम करते हैं उतना ही ज़्यादा वो उसमें सीखते जाते हैं। तो अब हमारे यहाँ पे होता ही है कि अब कोई भी जब एक वकील 5 साल लगाने के बाद जब वो प्रैक्टिस में आता है तो घर वालों को भी यही होता है कि अब जाते ही ये पैसा कमाना जो है वो शुरू कर देगा, लेकिन इस तरह नहीं होता। बहुत सारे मामला होते हैं, पहले प्रैक्टिस जो है वो करनी होती है, चीज़ों को समझना होता है, और जब यही चीज़ें जब उनको यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट का बेंच बनेगा तो जब यही चीज़ें उनको यहीं पर सीखने को मिलेंगी तो ज़ाहिर सी बात है वो अगर 6000 वकील हैं तो उनमें कम से कम 3000 तो ऐसे होंगे जो उसमें प्रैक्टिस करेंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे जो 3000 गिराने हैं वकला के वो भी इससे खुशहाल होंगे। दूसरा, दूर दराज से आने वाले जो लोग हैं, जिस तरह यहाँ से फैसलाबाद में लोग जाते हैं, यहाँ से लाहौर हाई कोर्ट में पेश होने जाते हैं, तो बाज़ दफ़ा उनको वहीं पर जो वो रहना पड़ जाता है, अगले दिन की डेट पड़ जाती है या दीगर कोई मामला होते हैं, डिस्कशन करनी होती है वकला के साथ, तो वो वहीं पर जो वो रुक जाते हैं। लेकिन जब हाई कोर्ट का बेंच यहाँ पर होगा तो ज़ाहिर सी बात है दूर दराज से आने वाले जो लोग हैं वो यहीं पर रुकेंगे, हमारे शहर के फैसलाबाद के अंदर आएंगे। और जब लोग आते हैं अमूमन आप हनान भाई देखें तो हमारी नेचर भी इस तरह की, अगर किसी ने लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के लिए जाना है तो उसने सिर्फ वहाँ पर पेश होकर वापस नहीं आ जाना। जिस तरह की हमारी नेचर है, वहाँ से जाके लोग कोई ना कोई हमारे हाथ में चिट्ठी होगी कि हमने ये चीज़ें वहाँ से ख़रीद कर लेके आनी है, तो हम इस तरह की खरीदारी भी करते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है इस तरह की जब फैसलाबाद में लोग आएंगे, फैसलाबाद तो वैसे ही कपड़े की इतनी बड़ी मंडी है, तो ज़ाहिर सी बात है इस तरह की चीज़ें भी जब सामने आएंगी तो हमारा जो शहर है इसका रेवेन्यू जो है वो जनरेट होगा। और सबसे अहम बात जो इस तरह अभी साही साहब कह रहे थे कि हमारे जो इदारे होंगे वो बेहतर तरीके से काम करेंगे। यहाँ पर माजरत के साथ कहना पड़ता है कि एक SHO को भी तलब करना पड़े तो मुतअद्दिद नोटिस जो है उनको भेजने पड़ते हैं, तो वो फिर भी आकर पेश नहीं होते। तो लेकिन जब एक जस्टिस जब एक उसका जाएगा लेटर, जब वो कोई बुलाएगा तो फिर आप देखते हैं कि हम अक्सर हाई कोर्ट में देख रहे होते हैं कि IG पंजाब भी पेश हो रहे होते हैं, दीगर इदारों के जो सरबराह हैं वो चंद मिनटों के नोटिस पर जो है वो उधर आकर पेश हो जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक प्रेशर होता है कि हमने यहाँ पर जवाब देना है, ये सबसे बड़ी अदालत है इस सूबे की। तो जब इस तरह इदारों पर प्रेशर होगा तो इदारों के काम में जब बेहतरी आती है तो उसमें ऑटोमेटिक जो अवाम होगी उसको फ़ायदा मिलेगा, उसको रिलीफ मिलेगा। हमारे यहाँ बाज़ दफ़ा तो मैंने ये भी देखा है यहाँ पर अदालत की जानिब से FIR के अहकाम होते हैं, लेकिन पुलिस जो है वो फिर भी मुकदमा दर्ज नहीं कर रही होती, लोग जो दोबारा अमल दरामद के लिए फिर जो है वो इदारों का रुख कर रहे होते हैं। तो इस तरह के जितने मामला हैं ये सारे इस तरह हल हो जाएंगे और इंसाफ जो है वो जल्द से जल्द जो है वो अवाम को मिलेगा भी। और हमारे यहाँ बाज़ दफ़ा तो लोग इस तरह छोटे मोटे मामला को इसलिए छोड़ देते हैं कि अब वहाँ पर हमने अपील क्या करनी है, लाहौर जाके एम खर्च ही करना है, 10,000 का मामला है और 50,000 रुपये हमारा लग जाना है। तो इस तरह के छोटे छोटे जो मसाइल होते हैं लोगों के, लोग जो घरों में बैठ जाते हैं सिर्फ खर्चे से डर के, खर्चे पानी से डर के, तो इस तरह के उनके जो छोटे छोटे मसाइल हैं वो भी हल होंगे, इदारों के ऊपर प्रेशर भी होगा, दूसरे शहरों से भी लोग आएंगे। अब जाहिर सी बात है अगर फैसलाबाद के अंदर बेंच बनेगा तो सरगोदा डिवीजन वाले लाहौर हाई कोर्ट नहीं पेश होने जाएंगे, वो यहीं पर फैसलाबाद में ही आएंगे। तो इस तरह जितने ज़्यादा लोग आएंगे तो रेवेन्यू जो है वो शहर का वो भी जनरेट होगा, तो हम इसको उसी रेवेन्यू को शहर की तरक्की के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसी हाई कोर्ट जिस तरह अभी उन्होंने बताया कि एक छोटी सी बिल्डिंग चाहिए होगी हमें, तो जब रेवेन्यू ज़्यादा बेहतर इकट्ठा हो तो हम उसी जो बिल्डिंग है उसको बेहतर अंदाज में जो हम कर सकते हैं। वकला के लिए हम चैम्बर जो है वो बना सकते हैं, क्योंकि फैसलाबाद में 2016 के बाद जो है वो एक चैम्बर भी नया जो है वो नहीं बना, और 2016 के बाद अब तक तकरीबन 2000 नए जो वकला हैं वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो अब आप सोच रहे हैं कि 2000 वकला के लिए तो यहाँ पर कम से कम जो है वो चैम्बर ही नहीं है। तो इस तरह के जो मसाइल हैं वो वकला की फलाह बहबूद के साथ साथ शहर की बेहतरी के लिए भी हम उसमें बहुत सारे जो मामला हैं वो हम उसमें कर सकते हैं आसानी से। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो कैसे साहब, आपको नहीं लगता कि लाहौर की वकला के साथ बैठ के कोई मुका कर लिया जाए? लाहौर के वकला तो फ्रीक है ना जी, इसमें हम तो उसको ये कहते हैं कि ये फ्रीक है सर जी, है लेकिन तो सही। अब चूंकि गवर्नमेंट ने जो फैसला कर लेना है और उसने एक डिसीजन पास करना है जिसमें कंसल्टेशन है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन है, और ये एग्जेक्टिव अथॉरिटी का काम है, उसमें CM शामिल है, उसमें प्राइम मिनिस्टर शामिल है, और उसके बाद जो है सर उसके बाद जो है वो अगर मैं इसमें और करूँ कि मुल्तान फैसलाबाद से छोटा डिवीजन है, वहाँ पे बेंच है, पिंडी फैसलाबाद से छोटा डिवीजन है, वहाँ पे बेंच है, बहावलपुर फैसलाबाद से छोटा डिवीजन है, वहाँ पे बेंच सर अगर आपके पास कुछ भी ना हो मैं कहता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी ताकत वोट की है, वोट तो है ना फैसलाबाद बार के पास, और तगड़ा वोट है। अगर ये सारे मुत्तहिद हो जाएं, मतलब ये पहले मैंने कभी सजेस्ट नहीं किया, ये सारे मुत्तहिद हो जाएं और हाई कोर्ट के इलेक्शंस के अंदर उन्हीं को वोट दें जिनको जो वादा करके जाएं यहाँ पे आके कि भाईजान आपको हाई कोर्ट बेंच बनाने दिया जाएगा, पूरा का पूरा बार उसे वोट दे दे। इसमें इशू असल में बिल्कुल आपकी बात से ये जो स्ट्रेंथ है, जो यूनिटी है,
वकला को इस मामले में ख़ास तौर पे जो है मुतहद होना पड़ेगा और होना भी चाहिए। लेकिन इसमें चूँकि ये कि लाहौर हाई कोर्ट बार का जो इलेक्शन है उसमें फैसलाबाद एक डिस्ट्रिक्ट है, वो पूरे पंजाब से वो उनका कॉन्स्टिट्यूंसी है, कुछ तो असर तो पड़ेगा उसके सर। नहीं असर पड़ेगा, लेकिन उसमें बहुत 4-5 हज़ार वोट इकट्ठा कहीं जाएगा। बहुत सी इनविजिबल साजिशें हैं, बहुत से इनविजिबल चेहरे हैं, बहुत से ऐसे किरदार हैं जो किसी न किसी तरह से इस बुनियादी हकूक से हमें महरूम कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसपे पंजाब बार की रवायती बेस ही है, पाकिस्तान बार की रवायती बेस ही है, तो बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जिसको, लेकिन चूंकि मैं उसको बार बार यही कहूँगा कि जहाँ पे स्टेट ने कोई इदारे को स्टैब्लिश करना है वहाँ पे उसका ऑर्डर आ जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन हाई कोर्ट बेंच आ जाएगा, तो कोई वकील या उससे मुतल्लिका जितने लोग हो गए वो उसमें रुकावट डाल ही नहीं सकते, और गवर्नमेंट ने उस ऑर्डर के मुताबिक अब ये करना और करवाना है। तो बिल्कुल, इस पे मजीद गुफ्तगू करते हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। कैसर नज़ीर शाही साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। कैसर साहब, आपने अपनी लाइफ के अंदर कितने केसेस ऐसे देखे हैं जो कि हाई कोर्ट के हों और उनमें जो साइल होते हैं वो बहुत ही गरीब गुरबा हों, किस तरह से वो अपना किराया पूरा करते हैं। फिर बाज़ ऐसा होता है ना, वहाँ पे अगर आप थोड़ा सा भी लेट पहुँचे रश की वजह से या बस नहीं आपको मिलती तो तारीख अगले दिन की पड़ जानी या 10 दिन बाद की पड़ जानी, तो वो सारा खर्चा उस बेचारे का रिपीट होता है। तो कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। असल में जिस रियासत में इंसाफ की फरामी में तवत्तल हो, ताखीर हो और हर्डल्स हों और लोगों को इस किस्म के मसाइल हों, तो फिर उस रियासत के इदारों पे और रियासत की रेट पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि उसको इंसाफ से और इंसाफ के बुनियादी असूल से और इंसानी बुनियादी हकूक़ की नफ़ी करवाई जा रही है। पाकिस्तान चूँकि एक तरक्की पजीर मुल्क है, इसमें बहुत सारी गुर्बत की जो पावर्टी की लाइन है उसके मुताबिक जो है बहुत से लोग दे आर लीडिंग बिलो द लाइन ऑफ पावर्टी, तो वैसे उन जैसे लोगों को तो इंसाफ मिल ही नहीं सकता। पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा नहीं है जिस पे जो है वो बाअसर को कंसिडर ना करे और मजलूम और गरीब को वाकई जेन्युइन तौर पे जो है वो ट्रीट करे। मैं नहीं समझता। इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें गरीब के लिए, महरूम के लिए लॉ डिफरेंट है, ताकतवर के लिए डिफरेंट है, जो इस्लाम की और हमारे आइन की और रियासत की बुनियादी महज़बाना तरीके की नफ़ी है। तो इस हालात में बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसे गुम हम जो तारीख राहों में मारे गए, दार की खुश्क टहनी पे मारे गए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो नामालूम तौर पे रहते हैं, उनको कोई पूछता नहीं, ना कोई इदारा पूछता है, ना इंडिविजुअल पूछते हैं, ना कोर्ट्स पूछती हैं। तो उनके लिए तो ख़ास तौर पर रियासत का कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि उनको ऐसी एड मिलनी चाहिए लीगल एड के तौर पे जो जेन्युइन हो, जो अलामती ना हो, उनको उसकी रसाई तक, उस इंसाफ के हसूल तक पूरी रियासत को जो है उसको प्रमोट करना चाहिए ताकि उसको इंसाफ मिले। क्योंकि इंसाफ जो है वो बुनियादी इकाई है उन लोगों के खिलाफ, जालिमों, गास्पों और फास्कों और फाजरों के खिलाफ। जिस रियासत में ये बुनियादी फलसफा आ जाएगा वहां पे माशी और माशरती तरक्की होगी। सर, आपको नहीं लगता कि हमारे जजेस के ऊपर केसेस का बहुत बर्डन है? बहुत, और जितनी तादाद है उससे ज़्यादा होनी चाहिए, इसके बावजूद भी, इतने केसेस के बावजूद भी वो ये बड़ी बात है कि वो फैसले भी कर रहे हैं, कानून को साथ साथ लेके चल रहे हैं। तो अगर हाई कोर्ट बेंच बन जाता है यहाँ पे, तो काफ़ी हद तक डिवीजन नहीं आ जाएगी? आपको लगता है कि बर्डन थोड़ा कम होगा? कोई फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में सिविल जजेस, मैजिस्ट्रेट, एएसजे जितने हैं, इनकी जो सैंक्शन तादाद है उससे कम ही हम काम कर रहे हैं। इसी तरह बाकी सूबे में भी, बाकी पाकिस्तान में भी हर जगह जो तैनाती है या अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है वो कम है जितनी सैंक्शन है या जितनी ज़रूरत है। और इसी तरह हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद भी जो है उनकी सैंक्शन के मुताबिक, केसेस की जो पेंडेंसी है उनके मुताबिक कम है। हाँ, अगर फैसलाबाद में जजेस की तादाद पूरी हो और हाई कोर्ट का जो बेंच है यहाँ पे आ जाए तो उसमें तो बहुत सारे लोगों को रिलीफ मिलेगा, बहुत सारे लोगों को इंसाफ की फरामी तक आसानी हो जाएगी, आने की मुश्किल हो जाएगी, जो मेंटल एग्नी है वो कम हो जाएगी, उनका जो एक्सपेंडिचर ज़्यादा है वो कम हो जाएगा। तो उसके मुताबिक जो है कोई इंसाफ का बुनियादी ऑब्जेक्ट है लोगों को खुशी देना है। वो खुशी जो है वो मिज़ान है, वो अदल है, वो तवाज़न है। और तवाज़न जो है वो इंसानों के लिए, इंसानों की ज़ात के लिए, उनकी रूह के लिए
बहुत सारी चीज़ें ऐसी लाता है कि वो उस रियासत को कहता है कि यहाँ पे कानून है, कानून की हुक्मरानी है और बिला खौफो खतर बिला इम्तियाज हमें इंसाफ मिल रहा है। ये रियासत है। आपकी नज़र में फैसलाबाद बार का सबसे बड़ा इशू क्या है जो फिलफौर हल होना चाहिए? इसमें फैसलाबाद बार का जो सबसे पहले जो इस पे हम डिस्कस कर रहे हैं, एक तो बुनियादी हमारा है कि ये फैसलाबाद डिवीजन को हाई कोर्ट बेंच केसेस के हवाले से हो, लोगों की एग्नी के हवाले से हो, इंसाफ की फराहमी के हवाले से वो बनना चाहिए, हर सूरत बनना चाहिए। उसमें कोई ऐसी कानूनी आईनी पेचीदगी नहीं है। दूसरा जो इसमें इशू है वो नए वकला के लिए जो इन्होंने अर्ज किया कि वकला के लिए चैम्बर नहीं है। 2016 में जब मैं सदर था तो उसके बाद से आज तक कोई बिल्डिंग नहीं बनी और वकला जो है वो कम से कम 2000 से जायद ऐड हो चुके हैं और उनकी तादाद डे बाई डे जो इनरोलमेंट है, जो उनकी जो इस प्रोफेशन में अराइवल है वो अब काफ़ी हो चुकी है। और दूसरा नए वकला के लिए जो है इसमें एक तो सबसे बड़ा जो इशू है वो सर ये है कि उनके पास किताबें, उनका यूनिफॉर्म, उनके वजीफ़ा, उनको इकनॉमिक फैक्टर, उस पर कोई बंदा डिस्ट्रिक्ट बार, सीनियर, पंजाब बार, हाई कोर्ट बार, सुप्रीम कोर्ट बार कोई ऐसा सोच नहीं रहा है कि उनको माशी तौर पे हम मजबूत करेंगे तो वो कानूनी तौर पे मजबूत होगा। जैसे बाबे फरीद ने कहा कि इस्लाम दे 5 रुकन 6वां टुक, 6वां ना मिले तो पहले पंजे जांदे मुक। वाह वाह वाह। तो दुनिया में सबसे जो अहम चीज़ है वो इंसान की मुआशी इस्तेहकाम है और ख़ास तौर पे वकील ने गासिब के ख़िलाफ़ लड़ना है, उसने डिक्टेटर के ख़िलाफ़ जाना है, उसने इलीगैलिटी के ख़िलाफ़ जाना है। और वकील जो है ये तर्जमान है सोसाइटी का, ये वकील जो है एक नुमाइंदा है सोसाइटी का, तो जो हर हालत में इलीगैलिटी पे के ख़िलाफ़ जाएगा। जहाँ पे गैर कानूनी काम होगा उसको वो क्रिटिसाइज भी करेगा, प्रोटेक्ट भी करेगा मजलूम को और उस पर प्रोटेस्ट भी करेगा। तो इसलिए जो है बहुत सारे इश्यूज हैं जिसको बार को और प्रोविंशियल बारों को नए वकील का तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, उसको कानूनी तौर पे स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसकी टीचिंग होनी चाहिए, उस पर लेक्चर होने चाहिए, उसको इकनॉमिक अपलिफ्ट के लिए कमीशन मुकर्रर करना चाहिए जो कॉरपोरेट हैं या मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या लोकल कंपनीज हैं। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे कोई काम ना हुआ है ना को करना चाह रहा है। और वैसे तो बुनियादी तौर पे अब लॉ की जो एप्लीकेशन है वो वकील के बगैर मुमकिन नहीं है। जैसे आप सच बोलते हैं, सच को उजागर करने हैं, इसी तरह वकील जो है जहाँ पे लीगैलिटी होगी वो एक सीना सफर होकर सबको डिफेंड करने की पूरी कोशिश करेगी। ख़वातीन वकला की तादाद काफ़ी कम है मेल वकला के निस्बत देखा जाए, ऐसा क्यों है? क्या जैसे डॉक्टर्स लड़कियां ज़्यादा बनती हैं, वकील भी तो बन सकती हैं ना? तो इस प्रोफेशन की तरफ आपको क्यों लगता है, आपको क्या लगता है कि आखिर क्यों ख़वातीन उस तरह से मुतवज्जह नहीं हो पाती जैसे होना चाहिए? नहीं, खैर अब तो काफ़ी चेंज आ गई है। अब तो फैसलाबाद बार में बहुत सी मुअज़्ज़ज़ हमारे ख़वातीन वकला जो फैसलाबाद बार की मेंबर बन चुकी हैं और डे बाई डे चूँकि ये तादाद बढ़ रही है और बढ़ जाएगी, इसमें ऐसा इशू नहीं है। लेकिन क्योंकि रवायती तौर पे हमारे कस्टम्स ऐसे हैं उसके मुताबिक, या हम ये कहते हैं कि लॉ का या वकील का जो प्रोफेशन है ये मेल डोमिनेटिंग है, या जैसे क्रिमिनल्स है कोर्ट का प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन अब वो इस पर कदगन भी नहीं रहेगी और डे बाई डे बहुत से वकला ख़वातीन जो हैं वो हमारी बार के मेंबर बन रही है। तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, तो हाशिर आप क्या कहेंगे? ख़वातीन वकला जो हैं वो अब सियासत के अंदर भी पेश नज़र आती हैं और ओहदे भी हासिल कर रही हैं, एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन वुमेन विंग की तरफ से देखने को मिलती है, क्या कहेंगे आप इस सवाल? जी बिल्कुल। अब तो जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट की अगर बात करें तो उसमें सबाहत जो रिजवी हैं वो यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुई हैं। तो हम इसमें देख फैसलाबाद बार के अंदर मेरे हाल में 1 से 2 दफ़ा मेरे हाल में फैसलाबाद के अंदर जो है वो ख़वातीन वकला जो है वो नायब सदर भी जो है वो बनी है। तो अब तो कुछ आ रहा है और मेरे हाल में जिस तरह अभी मैं बात कर रहा था, मेरे हाल में 61 जो 6000 और कुछ जो वकला हैं उनमें तकरीबन 500 के या 450 के लगभग 600 से ज़ायद है, 600 से ज़्यादा बल्कि जिस तरह अभी बता रहे हैं। तो ख़वातीन जो वकला हैं वो हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो है वो सामने आ रही हैं। लेकिन होता ये है कि हमारे यहाँ क्योंकि अब जहाँ पर 600 ख़वातीन हो वहाँ पर 5500 जो मर्द हो, तो ज़ाहिर बात है हमें फिर यही लगेगा कि यहाँ पर जो मर्द हैं वो ज़्यादा हैं। लेकिन हमारे यहाँ अब तो अच्छी रवायत है कि ख़वातीन जो है यहाँ पर भी इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं। इस दफ़ा भी जो लास्ट इलेक्शन हुए उनमें 2 ख़वातीन जो है वो नायब सदर की नशिस्त पर जो है वो कैंडिडेट थी। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें हैं वो सामने तो आ रही हैं, तो उम्मीद यही है कि लोग जो लोग हैं वो सामने आएंगे। लेकिन यहाँ पर एक अहम मसला ये भी है
कि देखें गुज़िश्ता कुछ माह की अगर बात की जाए तो अभी पिछले दिनों क्वेटा में एक जो वकील है उसका कत्ल हुआ, हमारे यहाँ पर बार के जो साबिक सदर है उनका कत्ल हुआ। तो पाकिस्तान के अंदर इस तरह के मामला जो है वो बहुत सारे होते हैं। तो खवातीन को इस मामले में थोड़ा समझा जाता है कि वो इस वजह से बैक पर जो है वो रहती हैं, क्योंकि जहाँ पर मर्द जो वकील है वहाँ पर वो महफूज नहीं है, तो वहाँ पर खवातीन वकला के लिए तो अपने आप को महफूज जो रखना है वो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कोशिश होती जा रही है और जो खवातीन वकला है वो बड़ी तादाद में जो है वो सामने आती जा रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने जहाँ तक देखा है खवातीन वकला को बड़ी इज्जत की निगाह से वहाँ पे भी देखा जाता है और सोसाइटी की तरफ से भी देखा जाता है। और जहाँ तक बात रही उनकी रिप्रेजेंटेशन की, तो मेरा ख्याल है अब जब इलेक्शंस होते हैं उसके लिए भी एक अहम किरदार जो है वो, और क्योंकि हमारी पाकिस्तान की टोटल आबादी का 52% जो है वो खवातीन पर मुश्तमिल है, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन लाजमी होती है। अगर कोई खातून मेरे ख्याल में कोई केस दायर करती है तो वो एक खातून वकील के साथ जिस तरह से डिस्कशन कर सकती है ज्यादा आसानी हो जाती है। सम टाइम हेजिटेशन फील करते हैं, जैसे सर ने कहा कि कस्टम्स हमारे कुछ ऐसे हैं। हाँ। तो इस पे कोई चंद सेकंड्स के अंदर कुछ डिस्क्राइब करना चाहें इस चीज के ऊपर। खवातीन की जो तकरीम है वो तो इस्लाम ने, हमारे माशरे ने, और इन महज़ब इंसानियत की जो मिराज है वो तो खातून का इज्जत है। तो वो बहुत अच्छी लॉयर बन चुकी हैं, हमारी नुमाइंदे भी हैं, वो सियासत में भी आती हैं, काबिल तकरीम भी हैं। और ख़वातीन के टिपिकल इश्यूज़ पे कोई वुमेन लिटिगेंट अगर उनको एंगेज करती है तो उनके लिए बड़ी अच्छा होगा वो समझने में, समझाने के लिए, और हेजिटेशन और हर्डल कम हो जाएगी। इस पे मजीद गुफ्तगू करते हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, आपको पता है कि गुज़िश्ता रोज़ बजट जो है वो अनाउंस किया गया। बहुत सारी बिजनेस कम्युनिटी के लोगों की नज़रें जो हैं और उस बजट के ऊपर लगाई थी, और यही नहीं बल्कि एक आम आदमी भी बजट जो बोला जा रहा था उसे बड़े गौर से सुन रहा था कि आने वाले दिनों के अंदर अब क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी, कम होगी, और बहुत सारे फैक्टर्स जो है उसमें इन्वॉल्व थे। तो आज इस बजट के ऊपर ख़ास तौर पर खुसूसी डिस्कशन के लिए हमने दावत दे रखी है राना सिकंदर आज़म साहब को, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हैं FCCI के। आपको वेलकम करते हैं जी शो के अंदर। राना साहब, सबसे पहला सवाल ये कि क्या ये बजट अवाम दोस्त था या नहीं? अच्छा, इस पे ना मैं एक आपको छोटी सी बात बता के, वो चूंकि उसके साथ रिलेटेड है, अभी जो इकोनॉमिक सर्वे सबसे पहले आया उस पर मैं बात कर लूँ कि 21-22 में जो हमारी GDP ग्रोथ थी वो 6.1% थी, और जो इस वक्त है करंट 0.29% 0.2% है। और एग्रीकल्चर की जो थी वो थी 4.9%, वो है 1.55%। और इसी तरह 6.8% थी हमारी इंडस्ट्री की, जो चली गई है आपकी 1% पे। ये थे फिगर 2021 और 22 के, और जो 22 और 23 के वो मैंने आपको बता दिए। ये जो बजट है जिसमें उन्होंने कहा जी 30 अरब इसको दे देंगे, 40 अरब इसको दे देंगे, 170 अरब इनको दे देंगे। एक कहावत आपको सुनाता हूं कि एक मरासी था और उसने वो दोस्तों के साथ बैठा, कहता जी बहुत सारे अच्छे चावल हों, उसमें गाय का दूध हो, देसी घी हो, और उसमें वलायती खंड हो, और उसकी खीर पके, रात को मैं सो जाऊं, सारी रात सर्दी में वो ठंडी हो, और सुबह उठूं और मैं उंगली से उसे खाऊं। तो वो जो दोस्त बैठे थे उन्होंने पूछा कि यार ये जो 4-5 चीजें हैं इनमें से आपके पास क्या चीज है? उसने कहा मेरे पास उंगली है। तो ये जो इन्होंने कहा है ना जी, आपके पास तो पैसे ही नहीं है। आप 1.5 अरब डॉलर के लिए 13 महीने से IMF के तरले मिन्नतें कर रहे हैं। ये है हमारे मुल्क का हाल। जब तक आप देखें शाहाना अखराजात करके और आप कहें कि मुल्क तरक्की कर जाएगा, कभी नहीं होता। ये आम फहम मकूला एक कि आप एक दुकान है आपकी, आप कर्ज पे उसको चला रहे हैं और आप लल्ले तलुल्लों में अपने पैसे खर्च कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब सिकंदर साहब ये भी तो नहीं है कि आप बजट औना पौना बना के आवाम के सामने पेश कर दें। यही है, ये कॉम्पिटेंसी तो फिर भी है कि एक उन्होंने प्रोग्राम तो बनाया ना, एक प्लान तो तश्कील दिया। अब ये प्लान ही ना होता तो फिर हम क्या करते? अच्छा, ये प्लान अब बजट ही ना अनाउंस किया जाता। बजट तो अनाउंस करना ही था। मैंने जो कहा है कि हमारे पास पैसा होना चाहिए, एक बात।
दूसरी बात जो मैं कहूंगा, एक है हमारे शाहाना अखराजात, एक है कि हम लोग टैक्स माइंडेड ही नहीं है। अब 36 लाख लोग जो है वो आपको रिटर्न फाइल करते हैं और 36 लाख में से आधे लोग नील की रिटर्न फाइल करते हैं। अभी जो हुआ है फाइलर और नॉन फाइलर का, ये बड़ा मैं अहम नुक्ता जो आपके सामने रख रहा हूं कि आपने प्रॉपर्टी खरीदी, आपको वो कहता है जी कि आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं। अब आपने टैक्स रिटर्न फाइल कर दी, एनटीएन लिया सबसे पहले, अभी टैक्स रिटर्न नहीं फाइल की, एनटीएन नंबर लिया और आपने जहां पे 2 लाख की बजाय 4 लाख रुपए आपने पे करना था नॉन फाइलर पे, एनटीएन नंबर 50 रुपए का लेके आपने वो 2 लाख रुपया उसी वक्त कमाई कर ली। गवर्नमेंट को क्या चाहिए? मैं कहता हूं कि इस तरह के जो बदयानत लोग हैं जो पैसा भी कमाते हैं लेकिन इस मुल्क को देना कुछ नहीं चाहते, और उनके ऊपर ये मिल के सारा नेक्सस बना हुआ है महकमों का, अशराफिया का, कि इन्होंने ये विंडो खोली हुई है। मैं कहता हूं कि एक बंदा गाड़ी लेनी चाहता है, जब आप कहते हैं जी वो जो फाइलर होगा जो टैक्स देता है वही लेगा, बिल्कुल सही है। मैं इसका हमेशा से मैंने इस चीज की हिमायत की है कि आप जब तक इन लोगों को सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछेंगे, वो टैक्स नहीं देता होगा, ये मुल्क कभी नहीं तरक्की। हमारी तरक्की ना करने की 2 वजह, दुनिया ने बहुत तरक्की की हमारे मुल्क में। 30 साल पहले आप देखें कि जो साइकिल सवार था आज वो V8 में फिरता है, जो जिसका दादा नहीं, मैं हमेशा ये बात करता हूं कि उसका अब्बा भी गरीब था लेकिन आज वो 4-4 गाड़ियों का मालिक है और उसके पास इंडस्ट्री है, उसके पास सब कुछ है। लेकिन आप जब उसका असेसमेंट करेंगे कि उसने मुल्क को क्या दिया है, ये वजह है कि हम कमाई सारे लोग कर रहे हैं और इस मुल्क की बदौलत कर रहे हैं। एक है कि हम टैक्स नहीं देते, दूसरा जो टैक्स देते हैं वो जो लोग टैक्स कलेक्शन वाले हैं उनके अखराजात बड़े शान है। और हमारी जो भी हुकूमत हो, उनके वुज़रा, उनके ये देखें, मैं मसल चैम्बर का प्रेसिडेंट रहा हूं, SVP रहा हूं, मैं एग्जीक्यूटिव में रहा हूं, हमारे तमाम लोग वॉलंटियर्स वहां जाते हैं, अपनी गाड़ी, अपना पेट्रोल, अपना पैसा, अपना खर्चा। एक जो प्रेसिडेंट होता है उसका 30 से 35 हजार किलोमीटर का वो एक साल में सफर करता है, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और फैसलाबाद, इस तरह जिस तरह मीटिंग्स होती हैं, और 1 रुपया वो चैम्बर से नहीं लेता। यार ये लोग जो वुज़रा है हमारे, ये इनका बिजली के बिल फ्री हैं, इनको पेट्रोल फ्री है, इनको घर फ्री है, इनको तनख्वाहें मिलती हैं, घर मिलते हैं इनको। तो ये पार्लियामेंट लॉजेस में PIA के टिकट 10-10, 20-20, तो इन लोगों को चाहिए कि अपने अखराजात को कंट्रोल करें। इसी तरह हमारे ऑफिसर्स हैं, आप किसी ऑफिस का विजिट करें, 70 ग्रेड का जो ऑफिसर है, एक बंदा है, 30 बंदे उसके साथ लगे हुए हैं जो उसको प्रोटोकॉल देते हैं, एक गाड़ी आगे एक गाड़ी पीछे, 10 बंदे उसके घर में लगे हुए हैं, 10। ये हमने इस मुल्क को अगर चलाना है, बजट नो डाउट कि उन्होंने कोशिश की है कि हम लोगों को रिलीफ दें। हमारे पास अगर ये पैसे आ जाएं तो ये रिलीफ बड़ा अच्छा है, सब कुछ ठीक है। सिकंदर आजम साहब, ये मामला तो अज़लों से चलता आ रहा है, इस बजट में ही हम इसको डिस्कस नहीं करते, ये तो बहुत अरसे से हम डिस्कस करते आ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी जो गुज़श्ता हुकूमतें गुजरी हैं उसमें भी ये चीज़ें डिस्कस करते थे, और ये जो गुज़श्ता हुकूमत में मौजूद थे ये पहली वाली हुकूमतों पे तनकीद करते थे कि इनका शाना प्रोटोकॉल देखें, इनका ये देखें, वो जब वो खुद आए तो खुद भी वही मैंने देखे, इसीलिए कहा कि कोई भी गवर्नमेंट हो, मैंने किसी एक को साइडलाइन नहीं किया कि ये बहुत अच्छे थे और ये बहुत बुरे हैं। ये हमारा माइंड सेट है हनान साहब, ये हमारा माइंड सेट है, इस माइंड सेट को हमने चेंज करना है। असल बात यह है कि कब यार अगर इस बात को करना ही छोड़ दें, इस बात पे कि हमने टैक्स देना ही नहीं है, कोई बंदा बात ही ना करे कि यार हम टैक्स क्यों नहीं देते, अगर टैक्स देते हैं तो उसको सही तरह क्यों नहीं इस्तेमाल करते। अच्छा, बजट की कोई सबसे अच्छी बात बता दें जो आपको मैं समझता हूं कि देखें, एक तो उन्होंने जो सैलरीज में इजाफा किया है और इन्फ्लेशन रेट जो था उसके हिसाब से बहुत खूबसूरत बात है। सोलर पे उन्होंने एक मैं समझता हूं कि ग्रीन एनर्जी की तरफ जो उन्होंने एक रखा है कि जी हम इसको प्रमोट करेंगे, बड़ी अच्छी बात है। इसी तरह किसान पैकेज दिया है, बड़ी अच्छी बात है। ये नहीं कि बजट को मुस्तरद आप कर दें जी कि ये बिल्कुल ही ऐसा बजट है कि जिसमें वो, मैंने एक बात किया कि चूंकि हमारे पास इस वक्त देने के लिए कुछ नहीं है, बेहतरीन, हाँ, उसमें उन्होंने एक ख्वाब जरूर अच्छा दिखाया है कि अगर हमारे पास पैसे आ गए तो हम इन सेक्टर को हम रिलीफ देंगे, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आम बंदे को रिलीफ देखें,
तब मिलता अगर आप इलेक्ट्रिसिटी रेट कम करें। अगर आप इस कमोडिटीज जो हैं इनके रेट्स आप कम करेंगे, लोगों को रिलीफ मिलेगा। अगर देखें जो 3 स्टेक होल्डर हैं, नंबर 1 आपके 22-23 करोड़ जो अभी जो सेंसस हुआ है उसमें 24 करोड़ लोग हैं, और इसके बाद आपकी इंडस्ट्री आ गई, इसके बाद आपके ताजर आ गए। ये 3 स्टेक होल्डर हैं मेजर आपके। अब तीनों को आपने रिलीफ देना है कहीं ना कहीं। अच्छा, ये हो नहीं सकता। अब देखें ना जी, रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा, या हमारा बजट अनस्टेबल किस तरह होगा। आपका जो डॉलर है वो आपके कंट्रोल में ही नहीं है। सबसे बड़ी बात जो टूल है आपका कि आपका इंडस्ट्री बंद हो रही है, उसकी वजह मैं ये बताऊंगा कि अभी आपने देखा होगा कि आपकी जो अपना इंडस मोटर है, अभी उसने अपना यूनिट बंद किया, अभी सुजुकी ने बंद किया है। तो ये क्यों किया है? अच्छा, उनकी इन्वेंट्री पूरी नहीं हो रही। आपने इंडस्ट्री में आप किसी से पूछ लें, बहुत सारी छोटी छोटी आइटम्स हैं, मगर आपने बटन मंगवाने हैं, आपके पास ये भी नहीं, ये भी आप चाइना से इंपोर्ट करते हैं। आपने सिलाई वाला धागा है वो भी वहीं से इंपोर्ट करते हैं। हम बनाते क्या हैं, हम करते क्या हैं? हमें भी सोचना चाहिए कि हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने क्या सोचा है कि हम किस तरह इसको आगे लेके जाएंगे, कि जब तक क्या हम इंपोर्ट पे इन्हिसार करते रहेंगे। 70 अरब डॉलर की हम सालाना इंपोर्ट करते हैं और 20 से 22 अरब डॉलर की जो है हम एक्सपोर्ट करते हैं, और उसमें 2 या 3 मेजर आपके पास चीजें हैं, जिसमें टेक्सटाइल है, जिसमें लेदर है, जिसमें आपके सियालकोट के वजीराबाद की कटलरी और स्पोर्ट्स गुड्स हैं। ये आप करते हैं। अब आप जब तक इंपोर्ट बिल्कुल अच्छा, इसमें अगर आपको ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो आपको 31 बिलियन डॉलर जो सालाना बेचते हैं, अगर वो ना बेचें तो आप सोचें कि पाकिस्तान कहां चला जाएगा। इनको और ज्यादा आप रिलीफ पैकेज उनको देके और ज्यादा कन्विंस करें कि हम यहां इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा, वो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं, ये एक लंबी डिबेट है। मैं उसे सम अप करने की कोशिश कर रहा हूं। सम अप करेंगे हम, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद ब्रेक ले लेते हैं। तो नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ है ना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक और बहुत अहम गेस्ट हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। जी हाँ, मेरी मुराद प्रेसिडेंशियल अवार्डेड बिजनेसमैन और ILO पंजाब के मेंबर हैं जनाब नासिर ज़िया साहब, जिन्होंने बहुत सारी जो फीमेल्स हैं, जो वर्किंग लेडीज़ हैं, उनके लिए काम किया है। और इसके अलावा पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है उसके हवाले से भी बहुत इल्म रखते हैं। बड़ा इनका काम है इस हवाले से, क्योंकि बजट है तो बजट के ऊपर, और इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियल सूरत हाल है हमारे पाकिस्तान की, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। बल्कि यही नहीं, इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर, यूरोप, डेनमार्क, अमेरिका के साथ जो एक्सपोर्ट के मामला चल रहे हैं उसके ऊपर भी इनकी राय जो है वो ली जाएगी। वेलकम करते हैं जनाब आपको शो के अंदर। सबसे पहले तो नासिर साहब, जो मौजूदा बजट है उसके हवाले से गुफ्तगू करना चाहूँगा। कहा जाता है कि किसी भी इंडस्ट्री के जहाँ पे वर्कर्स खुशहाल हों, वहाँ की इंडस्ट्री की ग्रोथ भी उतनी ज़्यादा होती है, क्योंकि आप पंजाब भर के जो वर्कर्स हैं उनको रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो मुझे ये बताइएगा सर कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि 35% सरकारी जो वर्कर्स हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा, तो क्या मिल्स और इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाहों में भी इजाफा किया जाए? सल्लल्लाहु अला हबीब सैयदना मोहम्मद व मा हुआ हलो। हनान साहब, किसी भी इंडस्ट्री में जब तक वर्कर वेलफेयर या वर्कर वेलबीइंग के ऊपर काम नहीं किया जा सकता, आप अपने टारगेट या ऑपरेशन टारगेट जो है वो अचीव नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आजकल जो इन्फ्लेशन का हाल है, मेरे ख्याल में जो है वर्कर की सैलरी भी इंक्रीज़ होनी चाहिए, और गवर्नमेंट ने अनाउंस की है 30,000 जो है वो जनरल और 32 जो है इस्लामाबाद की वर्कफोर्स के लिए। और हम इसके ऊपर जो है, यहाँ तक मासूर टेक्सटाइल का ताल्लुक है, तो हम हमेशा से वर्कर के ऊपर काम करते हैं, उनकी वेलबींग के ऊपर काम करते हैं, ना सिर्फ उनकी सैलरी के ऊपर बल्कि उसके अदर जो है मामलात हैं, अदर बेनिफिट्स हैं, उनकी सोशल सिक्योरिटी है, उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट है, उनके घर का जो है वो ध्यान रखना, उनकी फैमिली की टेक केयर करना। इसमें बाकी चीज़ का जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सा कोट करूँगा कि हम सिर्फ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट ही मद्देनज़र नहीं रखते, बल्कि हाल ही में मैं आपका हमारा एक राबिया ट्रस्ट हॉस्पिटल है जो कि सिस्टर कंसर्न है मसूर टेक्सटाइल के साथ। आल्दो ये शाह नज़ीर साहब का एक फैमिली हॉस्पिटल है, बट उनकी बेटी मिस नेहा नज़ीर इसके ऊपर बड़ा काम कर रही हैं।
बीइंग ए सीईओ ऑफ दैट प्रोजेक्ट, वो ना सिर्फ जो 25,000 मसूद टेक्सटाइल और सिस्टर कंसर्न्स कंपनी के एम्प्लॉई हैं उनको टेक केयर कर रही हैं, जो एक्स्ट्रा किस्म की मेडिकल फैसिलिटी होती है उसकी टेक केयर कर रही हैं, बल्कि सिविल सोसाइटी में भी, रूरल एरिया में भी। और अभी हमारा एक प्लान है विद इन अ डे और सो हम गिलगत में एक कैंप लगाने जा रहे हैं, जिसमें जो है गरीब लोग जो है उनको मुफ्त इलाज मुआवजे की सहूलतें प्रोवाइड करेंगे। इसमें नासिर साहब सवाल ये आता है कि बहुत सारी जो बाकी इंडस्ट्रीज भी हैं उनके ऊपर भी इम्प्लीमेंटेशन आती है। आप राव साहब समझते हैं कि बाकी इंडस्ट्रीज भी इसी तरह काम कर रही हैं, और क्या एक मजदूर के लिए उतनी ही उजरत उसे दी जाती है जितनी गवर्नमेंट की तरफ से कम तय की जाती है? मैं समझता हूँ जितनी भी एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज है ना जी, वो इन लॉज को फॉलो करती हैं। उसकी वजह है कि इन सर्टिफिकेशन जो इनके पास होती है ना जी, वो तब तक नहीं मिलती जब तक आप तमाम ये फुलफिल नहीं कर लेते। तो मैं समझता हूँ कि तमाम इंडस्ट्री ही, चंद लोग होंगे जहाँ पे वायलेशन होती होगी, अक्सरियत जो है वो इन तमाम कवानीन पे अमल करते हैं और अपने जो वर्कर्स हैं उनकी वेलफेयर का ख़ास ख्याल रखते हैं। तो जब वर्कर को आप उसकी खुशहाली नहीं होगी और उसकी केयर नहीं होगी, तो आप समझें कि हम तरक्की कर लें, मेरी इंडस्ट्री तरक्की कर ले, कभी नहीं हो सकती। तो गवर्नमेंट अपने तौर पे आप देखें सोशल सिक्योरिटी जो है उसकी जो फंडिंग है वो कौन देता है, कंट्रीब्यूशन कौन देता है, वो इंडस्ट्री देती है ना जी। तो तभी वो सिस्टम चल रहा है। इसी तरह EOBI है, उसका आप जहाँ पे पेंशन है वो भी इंडस्ट्री पे करती है। तो ये सारी चीज़ें जो है बियर करती है इंडस्ट्री ही। इंडस्ट्री अपने वर्कर्स का हमेशा ख्याल रखती है और जहाँ जहाँ पे ज़रूरत पड़े अपने वर्कर को लुक आफ्टर करती है। और मैं नहीं समझता कि इसमें हम तफरीक करेंगे जी कि कोई इंडस्ट्री नहीं। तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट जितने हैं ये वेलफेयर प्रोजेक्ट चलाते हैं, और इसके साथ साथ ये नहीं है कि अपने वर्कर्स के लिए 20 मिसालें मैं दे सकता हूँ। जिस तरह नासिर भाई ने कहा, बिल्कुल ट्रूली है कि हम जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर भी सारे लोग काम करते हैं, तभी ये माशरा चल रहा है। ये माशरा इस तरह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ नासिर साहब GDP के हवाले से आपकी सबमिशन क्या होगी? ग्रोथ फैक्टर जो है वो बहुत डिक्लाइन में जा रहा है। पाकिस्तान का एक्सपोर्ट एक कह लें कि रीढ़ की हड्डी का किरदार अगर अदा करती है, मैं कहूँ तो गलत ना होगा, लेकिन इसमें कमी क्यों आ रही है? क्या इसके पीछे इंटरनेशनली जो महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चले जा रही है वो फैक्टर्स हैं, या पाकिस्तान की गुड्स के अंदर जो इंटरनेशनली डिमांड है वो कम होती चली जा रही है? आपकी नज़र में ये इश्यूज जनरेट कहाँ से हो रहे हैं? देखिए, इसमें आम फहम है और तमाम बिजनेसमैन कम्युनिटी ये जानती है कि ओवरऑल वर्ल्ड में एक रिसेशन चल रहा है। आफ्टर कोविड जो है, जो यूरोप में या नॉर्थ अमेरिका के कंट्रीज़ में एक मनी आर्टिफिशियल वे से पंप की गई, उसके आफ्टर शॉक इफेक्ट हैं। अब वहाँ पे भी इन्फ्लेशन जो है वो 6-7% के ऊपर पहुँच गई है। और पाकिस्तान में यूँ सूरत हाल इसलिए बतदरीज कंटिन्यू है नेगेटिव साइड के ऊपर कि यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। और मैं ये समझता हूँ, लेकिन इसमें मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ स्टिल कि आने वाली कोई भी गवर्नमेंट हो, अब जिस नहज के ऊपर या जिस लेवल के ऊपर हम पहुँच गए हैं, अब हम इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगे। उसकी रीज़न है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ज़र मुबादला कमाने वाली जो इंडस्ट्री है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। ऑलमोस्ट 16.17 बिलियन की एक्सपोर्ट करते हैं और ओवरऑल हमारी एक्सपोर्ट का जम 30 से 32 बिलियन का है। तो आउट ऑफ टोटल एक्सपोर्ट जो है 50% जो है वो टेक्सटाइल का पार्ट है। तो मैं इसलिए कॉन्फिडेंट हूँ कि हमारे हमसाया ममालिक चाइना में इस वक्त 325 से लेके 350 बिलियन $US की एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल की, और वहाँ पे कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पाकिस्तान से भी ज़्यादा है। ड्यू टू कास्ट ऑफ प्रोडक्शन वो टेक्सटाइल का बिज़नेस यूरोप वाले हों या नॉर्थ अमेरिका वाले हों, किसी भी शेप में कर रहे हों, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सूरत में, अपनी इंडस्ट्री इंस्टॉलेशन की सूरत में, दे वांट टू कम इन पाकिस्तान ड्यू टू कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ओवर देयर इन चाइना। और हमारे टेक्सटाइल में जो इस वक्त कंपेटिटर हैं और रियल कंपेटिटर हैं, कंबोडिया, वियतनाम, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और इंडिया। तो वहाँ पे काम करने वालों को
जो अपना बिजनेस स्विच कर रहे हैं और ग्रेजुअली मूव हो रहा है इन कंट्रीज़ में। इस वक्त गवर्नमेंट के पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो स्टेक होल्डर को स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिजनेसमैन कम्युनिटी के तावन के साथ वहाँ पे जाके उनसे मीटिंग्स करें और उन कस्टमर को पाकिस्तान में लेके आएँ, बिकॉज दे आर ऑलरेडी इंटरेस्टेड। थोड़ा सा आपको फर्दर मोटिवेट करने की ज़रूरत है। तो बाकी जो मामलात हैं, जब तक आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ती उस वक्त तक आप ये डेफिसिट जो है उसको पूरा नहीं कर सकते। और एक्सपोर्ट में सबसे आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करने की। मुझे जान के बड़ी खुशी हुई है, जहाँ तक आपने बजट की बात की है, तो कल जनाब फाइनेंस मिनिस्टर जब स्पीच कर रहे थे तो उसमें उन्होंने कहा जी हम टेक्सटाइल काउंसिल या एक्सपोर्ट काउंसिल के ऊपर वर्क कर रहे हैं, और अगर वो बन जाती है और उसमें उन लोगों को लिया जाता है जिनका प्रोडक्ट नॉलेज है, या जो ट्रू प्रोफेशनल हैं या ट्रू स्टेक होल्डर हैं, और उसको पॉलिटिकल वे से नहीं चलाया जाता, तो मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पे वैल्यू ऐड हो सकती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप राव साहब क्योंकि एफसीसीआई के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हैं, तो बहुत सारे डेलीगेशन से मुलाकात भी आपकी होती थी, बहुत सारे मुल्कों में भी आपका जाना हुआ। आप क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री को ज़्यादा बढ़ाने के लिए क्या हमारे पास कस्टमर्स की कमी है कि यहाँ की गुड्स जो है वो जहाँ पे दूसरे मुल्कों में भेजी जाते हैं, वो जैसे एक आम आदमी किसी से कपड़ा लेने जाता है, ग्राहक चाहिए होता है उसे, इसी तरह हमें बाहर भी भेजने के लिए कोई ना कोई वहाँ पे कस्टमर चाहिए ना। तो क्या हमारे पास कस्टमर्स की तादाद कम है, या फिर हमारा इंटरनेशनली जो रेट है बाकी मुल्कों की निस्बत जो हमारा प्रोडक्ट है उसका ज़्यादा है, इस वजह से एक्सपोर्ट्स कम होती चली जा रही हैं? अच्छा, नहीं, मैं इसमें आप देखें, बिजली के अगर रेट 20 रुपए यूनिट अपना इंडिया में है, तो आज जो हमारा उनका 1 रुपया और हमारे 2.5 रुपये बनते हैं, तो उस हिसाब से अगर लगाएं, ये हमने एक रख लिया है कि जी हम रीजन में सबसे महंगे हैं। अभी जिस तरह ज़िया साहब ने खुद बताया कि चाइना में इससे ज़्यादा महंगाई है, वहाँ तो फिनिश गुड्स जो हैं वो इससे ज़्यादा महंगी हैं, तो ये बात नहीं है। एक्चुअल जो मैंने एनालिसिस किया है इन सारी चीज़ों का कि हम करते क्या, हमारे पास जब फॉरेन एम्बेसडर कोई आता है ना जी, तो वो यहाँ के बात करता है जी आप मेरे मुल्क में पूरा एक ऐसी प्रेजेंटेशन देता है कि मेरे मुल्क में कौन सी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अभी आप देखें कि हमारे पास अगर कोई यूरोपियन कंट्री का अपना एम्बेसडर आता है और वो प्रेजेंटेशन देता है कि जी आप हमारे पास इन्वेस्टमेंट करें, ये सेक्टर हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो इस तरह एक पूरी मैं समझता हूँ कंप्रीहेंसिव जो ब्रीफिंग देता है तो वो देखने वाली होती है। उनके एम्बेसडर, यही मैं कहता हूँ, मन हैसल कौम, हमने हर बंदे ने जब ये कर लिया कि हमने पूरा सफीर बनना इस पाकिस्तान का, अच्छा, वो कोई डेजिग्नेटेड हो या वो एक पर्सन हो या वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, जब हम बाहर जाएं तो हम इस नज़र से बात करें कि मैंने सिर्फ अपनी ज़ात के लिए बात। राव साहब, मुझे ये बताइएगा कि आम आदमी के लिए जो दिहाड़ी करता है 700-800 डेली वेजेस के ऊपर, आटा लेने जाता है, चीनी लेने जाता है या फिर दालें लेने जाता है, उसकी पूरी नहीं पड़ती। घर में 4 फर्द हैं, उनको भी खाना खिलाना है, खुद भी खाना है, 2 वक्त की रोटी नहीं पूरी हो रही, उसके लिए बजट का इम्पैक्ट क्या है? देखिए, अभी आप यही तो मैं कहता हूं कि मैंने आप पहले भी कहा कि 3 स्टेक होल्डर हैं, आपने तीनों को, और इनमें मेजर जो है वो 22-23 करोड़ लोग हैं, और जिनमें गुर्बत, खते गुर्बत से भी नीचे हम जिंदगी गुजार रहे हैं। तो उनके लिए उनका चूल्हा चलाना, उनका किचन चलाना, ये सबसे बड़ा मसला है। अब उनके लिए है क्या कि आप देखें 3-4 चीज़ें ऐसी जो ज़रूरी हैं। नंबर 1, आटा आपको चाहिए, दालें आपको चाहिए, अच्छा घी आपको चाहिए। अब इसमें आप देखें कि अभी आपने रशिया से गंदम इंपोर्ट की है, एग्रीकल्चर मुल्क है, ये है सोचने वाली बातें कि हम इस मुल्क में महंगाई है क्यों। आप हर चीज़ तो इंपोर्ट करते हो, दालें पाकिस्तान में नहीं होती जितनी आपको चाहिए, बहुत कम। बल्कि मैं समझता हूँ अब दालें ये स्वाय चने के जो बखर लिया है, इस एरिए में चना वगैरह होता है, अदरवाइज चना भी आप इंपोर्ट करते हैं। जब ऑयल पाइम आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं, हर चीज़ तो आप इंपोर्ट करते हैं, तो किस तरह आप इनको, फिर आप यूटिलिटी स्टोर पे, वहाँ भी बहुत ज़्यादा करप्शन है। अब यूटिलिटी स्टोर कितने लोगों तक उन तक रीच है कि जो वहां जाके अपने आप को कर लेंगे। आप लाइनों में लगे देखें, पिछले दिनों गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इकदाम था,
मैं नहीं समझता कि जो काम करे कि आटा इन्होंने फ्री दिया रमज़ान में और 10-12 अरब रुपए का जो पैकेज था या 30 अरब का बहुत अच्छा पैकेज था पंजाब गवर्नमेंट का, लेकिन आप देखें तो सही कि लोग 2-2 दिन लाइनों में खड़े हुए हैं, 4-4 किलोमीटर की लाइन लगी है। गवर्नमेंट ने तो उन्हें फैसिलिटेट किया, लेकिन हमारा म्यार तो देखें कि हमारे लोगों के अंदर गुर्बत कितनी है कि एक आटे के थैले के लिए अगर 2 दिन बंदा या 4 घंटे या 10 घंटे लाइन में लग रहा है तो इसका मतलब कहीं पे खराबी है। तो एड्रेस करने वाली ये चीज़ें हैं। तो मैं समझता हूं कि रियासत की ये जिम्मेदारी है कि इन लोगों के लिए कम से कम किचन आइटम्स जो हैं वो इस तरह सब्सिडाइज की जाएं कि लोग आसानी से अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें। देखें हनान साहब, इसमें ना राव साहब ने बड़ी अच्छा मशवरा दिया है, लेकिन मेरे पास मैं ये तो नहीं कहता सोल्यूशन है, लेकिन सोल्यूशन के लिए एक सजेशन है जी जी कि महंगाई जो है, इन्फ्लेशन जो है वो वर्ल्ड वाइड है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। जैसे आपने अभी जिक्र किया कि 25,000 से डेफिनेट प्राइवेट सेक्टर में भी सैलरी इंक्रीज होंगी। अब देखिए ये एक कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीज है, लेकिन मैं अगेन इसके हक में हूँ कि वर्कर की जो है वो सैलरी इंक्रीज होनी चाहिए, बट दिस इज नॉट अ अल्टीमेट सोल्यूशन। आप 25 से 30,000 या 32,000 के ऊपर चले जाते हैं, 5-7 हज़ार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी जो इन्फ्लेशन है या आपकी महंगाई जो है वो 35 से 41% तक चली गई है। इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। जिस घर में एक कमाने वाला है या एक बंदे के पास एम्प्लॉयमेंट है, उस घर से दूसरी मेल या फीमेल जो है वो निकले, और यहाँ पे 25 या 30,000 टर्न कर रहा है, वो उसकी इनकम जो है 2 लोगों की जो है 60,000 पे चली जाएगी। वेरी गुड पॉइंट। और ये है कि फिर महंगाई जो है ना, इसको आप जो मर्जी कोई हौसला, ये सब्सिडी देना या कौम को बकारी की तरह जो है वो तैयार करना जो मुनासिब नहीं है। हमें जो है अपनी कौम को अपने पाँव के ऊपर खड़ा करना है, और जो भी तरक्की पजीर ममालिक थे, डेवलपिंग कंट्री थे और बाद में डेवलप हुए, उन्होंने हमेशा बिजनेस का और काम का सहारा लिया है। वो क्या कहते हैं ना कि लैसल इंसान इल्ला मासा। हम जो है मिन हैसर कौम, मैं राव साहब के जो है इन अल्फाज को रिपीट करता हूँ कि थोड़े से हम कम चोर हैं, काम करने को पसंद नहीं करते। वो थ्योरी है मैनेजमेंट की XYZ, उसमें डिफरेंट में कुछ लोगों के पास काम होता है तो काम करना पसंद करते हैं, उसमें जिद्दत पैदा करते हैं। कुछ लोगों के पास काम आ जाए तो कर लेते हैं, अदरवाइज़ फारग बैठते हैं। हमारी कौम उसमें से है कि काम आए या ना आए, हमने जो है वो बड़ा आइडल लाइफ जो है वो करना है। तो कौम को हमें चाहिए कि ये बचपन से हमें तरकीब दी जाए, फिर ऊपर जो है इंस्टीट्यूट आपके प्राइमरी, सेकेंडरी, यूनिवर्सिटीज़ एक ट्रू प्रोफेशनल जो है पैदा करें, और ये इमेज बिल्ड करें कि हर इंडिविजुअल ने किसी सब्सिडी के ऊपर गुजारा नहीं करना, बल्कि खुद अपने हाथों से कमाई करके, अपने कलम को इस्तेमाल करके, अपनी तालीम और तरबियत और टेक्निकल स्किल्स को इस्तेमाल करके अर्निंग करनी है। तो जिस तरीके की पॉपुलेशन है, और इसमें से फर्दर मैं इसको इस तरीके से ऐड करूं कि एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट की जा सकती है। जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि आप टेक्सटाइल की मसनूआत को मज़ीद बढ़ाएं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है। वो ममालिक जो इसमें कंपेटिटिव नहीं रहे, लाइक चाइना, वहाँ से बिज़नेस पाकिस्तान में लेके आएँ, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को आप एक्सपोर्ट करें। इस वक्त डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 17 बिलियन टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट के ऊपर ऑलमोस्ट 6.5 करोड़ पॉपुलेशन जो है वो एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व है। अगर आपकी एक्सपोर्ट अगले 5 साल में डबल हो जाती है तो आप ये समझें कि ये एम्प्लॉयमेंट भी डबल हो जाएगी। 12.5 करोड़ 13 करोड़ के ऊपर चला जाए। चलो मैं कहता हूँ 10 करोड़ भी हो जाए, तो क्या होगा कि एक घर से कमाने वाला एक फर्द जो है, उस घर में से दूसरा कमाने वाले को जो है, दूसरे फर्द को जो है वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी जॉब की, तब जाके आप सर्वाइव करेंगे। अदरवाइज ये सब्सिडी ये वो जो है ना, मुल्क की मायशत का बेड़ागर करने वाली बात है। ऑलरेडी हम डेफिसिट में हैं, हम कहाँ से, जैसे राव साहब ने शुरू कहा था, कहाँ से पैसा लेके आएंगे। तो ये मामलात हैं जिसको हमें टेकअप करना पड़ेगा और इसको सीरियसली टेकअप करना पड़ेगा। और अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि हम जैसे एक्सपोर्ट या टेक्सटाइल काउंसिल बनाने जा रहे हैं तो उसमें हम रियल स्टेक होल्डर को साथ लें। अभी रिसेंट 7 जून को ऑनरेबल गवर्नर पंजाब के साथ हमारी मीटिंग थी, तो उसमें भी इंडस्ट्रियल इश्यूज़ के ऊपर और इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने के लिए काफ़ी
बहस हुई, तो उनको भी हमने ये अर्ज़ किया कि हमें मल्टी डायमेंशन वे से जो है वो हिट करना है। हम सिर्फ एक सोर्स से नहीं लेके जा सकते, लेकिन टेक्सटाइल के ऊपर या टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर या इसकी एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए मैं इसलिए ज़्यादा जोर देता हूँ क्योंकि इसमें एक पोटेंशियल है और पाकिस्तान बेसिकली एग्रीकल्चर कंट्री है। तो इसके लिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ गवर्नर साहब को, उनकी ज़ाती एफर्ट से, और करंट जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं उनकी एफर्ट से अभी जो पिछले साल 3.5 से 4 मिलियन बेल थी, अब एक्सपेक्टेड है कि इस साल जो है जो उन्होंने फिगर कोट किया है वो 12 मिलियन के अराउंड बोट है। और स्टिल करंट ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए हमें 14 से 16 मिलियन बेल चाहिए। तो इसके ऊपर फर्दर जो है हम डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। सर टेक्सटाइल के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लें। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ है ना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नासिर अली ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर साहब, जहाँ से आपने बात छोड़ी थी मैं चाहता हूँ वहीं से कंटिन्यू करें। अच्छा, इसमें यह है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे पास एक सेगमेंट है जैसे राणा साहब अभी जिक्र कर रहे थे, हमारे पास और भी डायमेंशन होनी चाहिए, लाइक आईटी की एक्सपोर्ट। मैं अगेन जो अप्रिशिएट करता हूँ करंट गवर्नमेंट को, जो बजट पेश किया है उन्होंने, आईटी की एक्सपोर्ट के लिए उन्होंने बड़ा नॉमिनल सा टैक्स रखा है, तो इसको हमें प्रमोट करना चाहिए। अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे, राव साहब हमें कह रहे थे कि जो है दुनिया में जो एक्सपोर्ट होती है आईटी की, और जब कहीं लेबर की ज़रूरत पड़ती है तो पाकिस्तान जो है सिर्फ लेबोरियस वर्क में होता है। तो आप लेबर में कितनी इनकम ले सकते हैं? आपके पास टेक्निकल स्किल होनी चाहिए। इसके लिए आप मैंने यूरोप के मुख्तलिफ कंट्रीज़ विज़िट किए हैं, अमेरिका और कनाडा को देखा है, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है हर बंदा पीएचडी करके फिर रहा हो। यहाँ पे हमारे पास सैकड़ों पीएचडी इस्लामियात हैं, सैकड़ों पीएचडी पाकिस्तान स्टडी हैं। तो हमें जो है इस वक्त नीड ऑफ द आवर के मुताबिक जो है अपनी स्ट्रेटजी और अपनी लाइफ में जो अपना फ्यूचर है उसके प्रॉस्पेक्ट्स ढूंढने चाहिए। मैंने देखा है कि अगर मैं जर्मनी की मिसाल दूं तो वहाँ पे ओ लेवल के बाद या मैट्रिक के बाद या 10 ग्रेड के बाद मोस्टली लोग जो है टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जाते हैं और दे आर अर्निंग हैंडसम मनी। हमारे यहाँ पे हर इंडिविजुअल जो है मैट्रिक के बाद एफए करेगा, फिर बीए करेगा, फिर एमए करेगा, और फिर उसके बाद जब उसके पास कोई टेक्निकल स्किल नहीं होगी तो वो क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। या ट्यूशन पढ़ाएगा या फिर स्कूल टीचर बनने की कोशिश करेगा। तो स्कूल में कितनी अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इस वक्त, ना अब है ना आने वाले वक्त में जो है वो अपॉर्चुनिटी पैदा होंगी। अपॉर्चुनिटी या एम्प्लॉयमेंट हमने प्राइवेट सेक्टर में ही जनरेट करनी है, वो इंडस्ट्री की सूरत में हो, वो आईटी की सूरत में हो, या वो कोई और मोड हो। तो यहाँ पर वैसे भी जो है हम जो है इतना जो है स्किल में पीछे हैं कि फॉर एग्जांपल कोविड के दौरान पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छी जा रही थी, तो अचानक हमें बाहर से ऑर्डर आए, पूरी इंडस्ट्री को आए, तो तकरीबन सिर्फ फैसलाबाद में 50,000 स्किल्ड वर्कफोर्स की शार्टेज होगी। अभी जो मैं पहले जिक्र कर रहा था दी डे बिफोर यस्टरडे ऑन जून 7, तो गवर्नर साहब को मैंने ये भी गुजारिश की है कि जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं जो स्किल्ड लेवल हमारा इन्हेंस करते हैं या स्किल को की ट्रेनिंग देते हैं, उनको एक मिनिस्ट्री के नीचे लेके आ जाए। अभी कोई मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स या मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन के अंडर है कोई ह्यूमन रिसोर्स का, तो ये दिस इज़ अ ह्यूमन रिसोर्स सब्जेक्ट। तो तमाम के तमाम टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है एक मिनिस्ट्री के अंडर होनी चाहिए, जो कि ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री है, वो प्रोविंशियल लेवल के ऊपर हो या फेडरल लेवल के ऊपर हो। तो वहाँ से फिर जो है वो पोटेंशियल मार्केट देखें कि हमारी मार्केट किस साइड के ऊपर जा रही है, जॉब अपॉर्चुनिटी कहाँ पे पैदा हो रही है। विदाउट कोटिंग दी नेम, आई डोंट लाइक टू कोट एनी इंस्टीट्यूट। बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो प्लाने के बगैर जो है वो ट्रेनिंग कोर्सेज जो है वो इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। जब वो 3 से 6 महीने या साल 2 साल का कोर्स मेल या फीमेल लेके बाहर निकलती है सर्टिफिकेट,
तो होता यह है कि उसके पास जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं होती, बिकॉज मार्केट में जॉब की उस ट्रेड के ऊपर अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो इसके ऊपर चूंकि मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी का एकेडमिक काउंसिल का मेंबर भी हूँ, तो इस तरीके से गवर्नर साहब को हमने ये गुजारिश की है। और लास्ट ईयर हम प्रेसिडेंट से भी मिले थे, इससे पहले हमारे CEO शाह नज़ीर साहब प्राइम मिनिस्टर से भी मिले, अभी भी मीटिंग हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहम्मद नज़ीर साहब जो है प्राइम मिनिस्टर से रिसेंटली फ्लड के दौरान मीटिंग करके आए। तो उनका भी, सबका, तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट का इस चीज़ के ऊपर फोकस है कि हम इस तरीके की एजुकेशन और ट्रेड इंट्रोड्यूस करें जिससे इंडस्ट्री को फ़ायदा हो, जिसपे जॉब मार्केट हो, तो बजाय इसके कि हम विदाउट प्लानिंग, क्योंकि विदाउट प्लानिंग यू कैन नॉट डू एनी टारगेट, अचीव एनी टारगेट। प्लानिंग के बगैर तो इंसान जो है वो किसी भी, हमारे अलमिया ये है। फिर इसमें मजीद जो नेगेटिव चीज़ है कि ये इंस्टीट्यूट जो है इनको बड़े ही फाइनेंशियल रिसोर्सेज दिए जाते हैं और गवर्नमेंट के साथ इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी एड आ जाती है, बट जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है वो अगेन या तो पॉलिटिकल लोग बैठे होते हैं ऊपर एज ए चेयरमैन, या फिर कुछ ऐसे लोग बैठे होते हैं जिनको प्रोडक्ट नॉलेज ही नहीं होता, जिनको मार्केट की नो हो नहीं होती। तो उसमें मैंने हम्बल सबमिशन दी है गवर्नर साहब को कि आप चूंकि सूबे के भी हेड हैं एज ए गवर्नर और पॉलिटिकल विंग के साथ मिलकर यहाँ पे भी काम करवा सकते हैं, और एट द सेम टाइम यू आर फेडरल रिप्रेजेंटेटिव, तो आप प्राइम मिनिस्टर को भी सिफारिशात भेज सकते हैं। तो इसमें जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं, इसमें से स्टेक होल्डर जो इंडस्ट्री में से है, जहाँ पे उन्होंने जॉब करनी है या जहाँ पे जो ट्रेनिंग की नीड असेस करके, तो इंडस्ट्री में से प्रोफेशनल लें, वो उसके चेयरमैन या एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर्स बनाएं, ताकि सही तरीके से पॉलिसी बना सकें, सही तरीके से जो है स्ट्रेटजी बना सकें, और प्लानिंग करके जो भी आउटकम आता है उसको मार्केट में हम कंज्यूम कर सकें, इस्तेमाल कर सकें। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। राणा साहब, आपकी सबमिशन क्या होगी? हम एक्सपोर्ट्स के अलावा किन सेक्टर्स में तरक्की करें तो बेहतरी आ सके? देखें, वो जो ब्रेक में मैंने बात की वो नासिर साहब ने रिपीट कर दी है। मैं समझता हूं कि आपके पास सबसे ज़्यादा जो स्किल्ड लेबर है, और आप ये देखें कि पाकिस्तान क्या जो लेबर में इंपोर्ट करता है या ओवरसीज़ में भेजने की कोशिश करता है, वो हैं क्या लोग अनपढ़ और जिनके पास कोई स्किल नहीं है। और जो स्किल देने वाले अदारे हैं, इनका ऑडिट होना चाहिए कि कौन से ऐसे ट्रेड हैं जिसमें इन्होंने लोगों को स्किल्ड करने की कोशिश की है। आप जाने कि जिसकी ज़रूरत ही नहीं है वो ट्रेड होंगे। अच्छा, अब जिस तरह ये बात कर रहे थे, चूँकि मेरा बड़ा रिलेट है इन सारे मामलात में, तो यही बात है कि हम राइट मैन राइट जॉब काम नहीं करते। अब सिंबॉलिक है सूबे में जो हमारे गवर्नर साहब हैं, सिर्फ उनके पास कोई इख्तियारात नहीं है। अख्तियार है आपके पास चीफ मिनिस्टर के पास, और हम सारी जो बात है वो कर रहे हैं कि आप, यही मैं बात करता हूं। मेरी ना एक 3 नवंबर 2019 को प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग थी, हम 17 चैम्बर्स के लोग थे। तो उस वक्त ज़ीरो रेट, अपना जो 5 सेक्टर हैं इसको ज़ीरो रेट से उन्होंने निकाल दिया था। तो मैंने उससे जो प्रेजेंटेशन दी, तो मैंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर साहब, हमें आपके लिए आपसे 2 घंटे चाहिए। अब प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि जी आप मेरे साथ 2 दिन बैठे, मुझे नहीं समझ आएगी, ये मेरी टीम है, आप इनसे बात करें। और ये मेरे साथ 17 चैम्बर्स के प्रेसिडेंट थे। मैंने उन्हें कहा कि ये डिसीजन मेकर नहीं है, आप हैं, ये तो फैसला कर ही नहीं सकते, ये फैसला आपने लेना, आप समझे। तो हम ये सारी चीज़ें जो है हमारे, अभी देखें, जो आपका मिनिस्टर, किसी भी मामले का हुकूमत बनती है, मिनिस्टर आता है, वो अपनी पॉलिसी देता है। वो अपनी पॉलिसी आप देखें कि कितनी जल्दी से हमारे जो सियासी अनस्टेबिलिटी है उसकी वजह से चेंजिंग आती है कि मिनिस्टर चेंज हो रहे हैं, दूसरा आ रहा है। अच्छा, वो अपनी पॉलिसी लागू करने की कोशिश करता है। हमें चाहिए कि हम जब तक ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगे और उस पर अमल नहीं करेंगे, ये हमें अदारा जाती होनी चाहिए। ये नहीं है कि हमारा मिनिस्टर चेंज हो तो साथ ही सारा कुछ चेंज करके ले जाएं। अभी हमने जिस तरह पूरे यूरोप में शॉर्टेज ऑफ लेबर है,
उन्हें ज़रूरत है। हमारे पास एग्रीकल्चर, अच्छा वहाँ पे एग्रीकल्चर पे बहुत ज़रूरत है, हमारे पास स्किल एग्रीकल्चर लेबर ही नहीं है। अभी पाकिस्तान में भी यही हो रहा है। अच्छा, दूसरा जो इन्होंने बात की बिल्कुल सही है कि आप जब तक उन्हें सही सैलरी नहीं देंगे, अब देहात में जाए 6,000 7,000 8,000 रुपये बंदा रखने की कोशिश करते हैं, वो क्यों करेगा काम? आपकी एग्रीकल्चर बैक पे क्यों गई है? आप एक तो ये है कि जो एग्रीकल्चर लैंड रिफॉर्म्स थी वो सही नहीं हुई। आज भी लोगों के पास सैकड़ों हजारों एकड़ है जागीरदारों के पास। अच्छा, वो उनके पास ही, अब वो नीचे जो मजदूर रखते हैं उनकी सैलरी आपने उन्हें रोटी पे रखा हुआ है, आपने 7-8 हज़ार महीने पे रखा है। आप जरा बाहर निकले जनूबी पंजाब और सिंध और ये इन एरियाज में जाएं, यकीन माने लोगों के पास चप्पल भी नहीं पहनी होती। अब वो क्या करेगा? तो ये हमें सोचना चाहिए कि हमने जिस तरह, अगर एक इंडस्ट्री है वो प्रॉफिट कमा के 2 साल के बाद एक नई फैक्ट्री लगा लेता है, नई कोई और चीज़ अपने लिए कर सकता है, तो उसमें से 10% 15% अपने लोगों पे क्यों नहीं खर्च करता? तो जब वो खर्च करेगा, हमें देखें गवर्नमेंट को क्या चाहिए, अदारों को क्या चाहिए। मैं जब प्रेसिडेंट था तो गवर्नमेंट ने अरबों रुपया ये कोविड में सैलरी पैकेज में दिया लोगों को, और फ्री ऑफ इंटरेस्ट दिया। ये जो अभी कह रहे थे ना, $6 अरब जो दिया, बिल्कुल सही बात है। जीरो रेट पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंपोर्ट करने में पैसे दिए, 2% पे दिए। टर्फ एक स्कीम थी, और मेरे टेनोर में 2 बार यहाँ हमारे जो गवर्नर स्टेट बैंक का रजा बाकर वो तशरीफ लाए। तो ये बात है कि बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं, लेकिन उसकी कंटिन्यूटी जो बरकरार रखनी है ना जी, उसके लिए हमें चाहिए कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाएं, उस पर अमल करें, और मुल्क को हम इस तरफ लेके जाएं कि अब हमारे पास कारपोरेट फार्मिंग करनी है। बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें हों तो चीज़ों में मजीद बेहतरी लाई जा सकती है। बहुत शुक्रिया आपका राणा साहब आज के शो में आने के लिए। नाज़रीन, यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ है ना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नासिर अली ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद गुफ्तगू उनके साथ करेंगे। नासिर साहब, डेलीगेशंस बहुत सारे आते हैं, जैसे डेनमार्क से भी आया था पिछले दिनों, यूरोप से भी आए हैं, मुलाकातें भी होती हैं, तो क्या इनका कोई फ़ायदा भी होता है? हमारी एक्सपोर्ट को बढ़ाने में इनकी क्या कंट्रीब्यूशन होती है? और जो पिछले दिनों आए थे, इसमें कोई बड़ा मुआहदा हुआ? बेसिकली ये माहदे वाली बात नहीं होती। जितने भी इन्वेस्टर्स आते हैं वो पाकिस्तानी हों जो यूरोप में उनकी एलोकेशन हुई है, या यूरोपियन इन्वेस्टर हों पाकिस्तान में किसी इंडस्ट्री को विज़िट करते हैं, तो उनका ये होता है कि वहाँ पे एक ऐसी वर्किंग एनवायरनमेंट को चेक करना कि जो हमारी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है, क्या हम जिन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको मीट करते हैं कि नहीं करते। एक तो उनको कॉन्फिडेंस मिलता है। और यहाँ पे अभी रिसेंट जो हमारे शुएब सरवर साहब डेनमार्क में एम्बेसडर एलोकेट हुए हैं, तो ही इज़ आल्सो अ विजनरी पर्सन। वो आए, शाह नज़ीर साहब ने, हमारे जो CEO हैं, उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से ब्रीफ किया। और डेनमार्क में हमारे बड़े बड़े कस्टमर लाइक बेस्ट सेलर है, उनका हेडक्वार्टर है, तो ही प्रॉमिस कि ही विल मेक अ पॉजिटिव रोल ओवर देयर, कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री को वहाँ पे अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इसी तरीके से ना सिर्फ शुएब सरवर साहब बल्कि अदर यूरोपियन इन्वेस्टर्स भी हमारे पास आते रहते हैं, जिसमें हमारी जो टॉप मैनेजमेंट है बड़ी उनके साथ एंगेज है। और एक चीज़ को जहन में रखें कि हम जो भी काम करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में या एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, हमने कभी ये जहन में नहीं रखा था कि ये मसूद टेक्सटाइल या हमारी सिस्टर कंसर्न्स कंपनी के लिए है। हमारे CEO की, हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहम्मद नज़ीर साहब जो CEO साहब के बेटे भी हैं, उनकी हमेशा ये अप्रोच होती है कि हम कलेक्टिवली एफर्ट्स करें, तमाम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए उसकी एफर्ट्स करें। और इंशाल्लाह हम हमेशा से वी पुट आवर हेड्स एंड शोल्डर टुगेदर टू मेक टेक्सटाइल एक्सपोर्ट स्टोरी अ सक्सेसफुल स्टोरी। तो सर, ये जो इंटरनेशनली जो पाकिस्तान में अगर देखा जाए डिक्लाइन आ रहा है मार्केट में, क्या हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू अच्छी नहीं है? क्या प्रोडक्ट उस तरह से जो दूसरी कंट्रीज से उनको मिल रहा है वो सस्ता भी मिल रहा है और अच्छा भी मिल रहा है, क्वालिटी उसकी बेहतर है, प्राइस भी कम है, ये वजह है? या इंटरनेशनली कोई वजह और है? हमारा डिक्लाइन में क्यों जा रहा है? जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया कि ओवरऑल टेक्सटाइल क्या ओवरऑल इकोनॉमी में स्लम्प है, तो परचेजिंग पावर ओवर देयर इन यूरोप और अमेरिका वो भी कम हुई है।
और अभी जो इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सस्टेनेबिलिटी का फैक्टर। अब सस्टेनेबिलिटी है क्या? बेसिकली दिस इज सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल, तीन चीज़ों को कंपोनेंट जो है वो इसका एक मजमूआ जिसका नाम सस्टेनेबिलिटी है। लोग जो है पहले एक ट्रेंड था फास्ट फैशन का, अब यूरोप जो है उसने ये स्ट्रेटजी बनाई है और पॉलिसी डेवलप की है। जो हमारे लास्ट विजिट जो मेरे साथ और भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, हमने ब्रसल्स का, यूरोपियन पार्लियामेंट का और कमीशन के साथ मीटिंग की और उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि हम फास्ट फैशन से हट के ड्यूरेबिलिटी के ऊपर जा रहे हैं। वजह कि हम जो आने वाली जनरेशन है उनके रिसोर्सेज को हड़प नहीं करना चाहते, हम ड्यूरेबिलिटी की तरफ जाएं। फॉर एग्जांपल एक गारमेंट्स जो वो 3 मंथ के लिए परचेज करता था, अब वही गारमेंट उनकी ख्वाहिश होगी वो 6 मंथ के लिए। तो अब इसमें क्या होगा कि डेफिनेट दोबारा से यहाँ पे कोई 10 यूनिट लेता था, अब 5 या 6 यूनिट लेगा, तो अगेन सेल गारमेंट्स की या टेक्सटाइल की या किसी भी प्रोडक्ट की वो कम होगी। तो उसमें हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं? हमें अपनी स्ट्रेटजी, पॉलिसी और तरीक़ाकार को चेंज करना होगा, हमें इनोवेशन में आना होगा, क्योंकि दिस इज़ द एज ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड इनोवेशन। इनोवेशन में आके आप ड्यूरेबिलिटी पैदा करें और ऐसे फाइबर प्रोड्यूस करें जो ड्यूरेबल हों, एनवायरमेंटल फ्रेंडली हों, जिसको यूरोप वाले एक्सेप्ट करें और डेफिनेट उसमें प्राइस जो आपको बेहतर मिलेगी। तो ये वो चीज़ें हैं कि एक तो जो है ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी में स्लम्प है, परचेजिंग पावर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ओवरऑल वर्ल्ड में जो है वो कम हुई है। दूसरा, जो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर एजुकेशन या अवेयरनेस यूरोप में चल रही है, वो एंड कंज्यूमर तक जब पहुंचेगी तो वो फास्ट फैशन से हट के ड्यूरेबिलिटी के ऊपर आएगा। अच्छा, ये अगर देखा जाए हमारे मुल्क उससे जो है वो जो है अगेन जो है वो गारमेंट्स की परचेज नंबर में कम होगी। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, क्या ये जो बिजली के रेट्स बढ़ते हैं या गैस के रेट्स बढ़ते हैं, इसका इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट आता है? ऑफ कोर्स, देखिए कोई भी आपने एक्सपोर्ट करनी है तो जब तक आप वर्ल्ड के कंपेटिटिव नहीं हैं उस वक्त तक आप उन ऑर्डर्स को जो है वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन गैस की वजह से या अदर यूटिलिटी लाइक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से अप होते हैं और एक गारमेंट्स की प्राइस है 5 यूरो और इन यूटिलिटी बिल्स या अदर रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने की वजह से वो हम अपनी कास्ट के पूरा ही नहीं कर सकते, तो वी विल नॉट बी एबल टू एक्सपोर्ट। तो वो हम ऑर्डर नहीं पकड़ सकते, वो फिर जो है उन कंट्रीज में चला जाएगा जहाँ पे बिजली और गैस के रेट कम हैं या कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है। तो अच्छा, इसके ऊपर कोविड के अंदर ये बहुत सारे लोगों की तरफ से, इवन इंडस्ट्रियलिस्ट भी बहुत सारे यहाँ पे आते थे, उनकी तरफ से कहा जाता था कि इंडस्ट्री पूरी, क्योंकि ये अगर इंडिया देखा जाए, बांग्लादेश देखा जाए, दीगर जो इर्द गिर्द की कंट्रीज हैं, इनमें मुकम्मल तौर पे बंद थी, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट खुली थी और यहाँ से ये चीज़ें, और एक प्रेशर आ गया पाकिस्तान की एक्सपोर्ट पे कि ज़्यादा माल चाहिए। वो उन दिनों में ऐसे पीक पकड़ा जैसे लगता था एक इनकलाब आ गया है हमारे मुल्क के अंदर। लेकिन तब ये भी कहा जाता था कि जैसे ही कोविड के बाद इंडस्ट्री खुली, पाकिस्तान का ये सारा कस्टमर दूसरी कंट्रीज में चला जाएगा और उससे एक स्लम आएगा। तो इज़ दैट ट्रू? ऐसा हुआ है? टू सम एक्सटेंट दिस इज़ राइट, बट इसके ऊपर भी मैं आपको कोट करना चाहूँगा कि जब पाकिस्तान में भी इंडस्ट्री वैसे ही बंद हुई थी, लेकिन अगेन ये सारा जो है वो मसूद टेक्सटाइल को जाता है। हमने इनिशिएटिव लिया, हमने यहाँ पे जो रीजनल कमिश्नर साहब थे, इशरत साहब, उनसे जाकर मीटिंग की कि देखें ऑर्डर्स हमारे पास हैं, अगर हम SOP को अडॉप्ट करके इनको चला लेते हैं तो जैसे इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका बंद पड़ा है तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि मज़ीद ऑर्डर आ जाएं, इसलिए कि हम एग्जीक्यूशन कर रहे होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा जो तरीक़ाकार था, प्लानिंग थी, वो कामयाब हुई। ना सिर्फ फैसलाबाद से हमने स्टार्ट किया, पूरे पंजाब और लेटर पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट और रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन ने कोऑपरेट किया। SOP को इम्प्लीमेंट करके जब कस्टमर का इसके ऊपर ट्रस्ट हो गया कि पाकिस्तान डिलीवर कर रहा है, तो बहुत सारे ऑर्डर जो वहाँ पे क्लोज होने की वजह से इंडिया से बांग्लादेश यहाँ मूव हुए। अब वहाँ पे जो है थोड़ी सी, मैं ये समझता हूँ कि हमने सुस्त रवि का मुजाहरा किया है, उन कस्टमर को जो है फुल टाइम अपने साथ एंगेज नहीं किया और उसमें डेफिनेट बाद में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है,
गवर्नमेंट मशीनरी का प्रॉपर तरीके से फोकस ना करना है, अगर वो उस वक्त स्टेक होल्डर को लेके अपने साथ चलते, इंडस्ट्रियलिस्ट को या बिजनेसमैन कम्युनिटी को या जो बिल्कुल, रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज इस पे- हैं, वो गवर्नमेंट और दोनों जो है अपने हेड्स एंड शोल्डर इकट्ठे मिलाते, उनको इसमें जो है मजीद बेहतरी आ continue जो है ना, सकती थी। बेहतरी भी आ सकती थी और क्योंकि- उनको कंटिन्यू भी रख सकते थे। बिल्कुल स्टिल नसब वी हैव अपॉर्चुनिटी। जी जी, क्योंकि शो का वक्त जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और ये डिस्कशन तो ऐसी है, इस पे हम जितना मर्जी डिस्कस करते रहें तो मेरा ख्याल है एक लंबा अरसा चाहिए होगा। इंशाल्लाह दोबारा सेशन रखेंगे इस पे कभी। आपका बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हनान बुखारी को दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।